आज देखेंगे ज्ञान बिंदु जी एकेडमी के जो भारत भूगोल का पीडीएफ आया है उसका हम लोग थ्योरी देखेंगे और उसके पार्ट बाय पार्ट से हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आगे हम लोग देख लेंगे। फर्स्ट बार देखते हैं कि इसमें से थ्योरी को देखते हैं, उसके बाद हम लोग साथ बनाएंगे ऑब्जेक्टिव को। पहला मतलब दिया गया है इसके विषय के अनुसार। पहला चैप्टर होगा हमारा हम लोग का कि भारत एक समान परिचय। इसको देखेंगे, पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों का पीडीएफ लेना है तो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा लाइव के बाद। उसके बाद आप वहाँ से क्लिक करिए और डाउनलोड करिए। और साथ में हम लोग देखेंगे दूसरा दूसरा है कि भारत की भूगर्भीय की संरचना। तीसरा पार्ट रहेगा कि भारत के पर्वत पठार एवं मैदान, भारत की नदियां, झील, जलप्रपात, बहुउद्देशीय परियोजना। पांचवा रहेगा कि भारत की जलवायु और भारत की मृदा और भारत की सिंचाई एवं नहरें। आठवां लेसन रहेगा भारत की कृषि और पशुपालन, भारत के खनिज संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन, भारत के उद्योग और भारत के प्रकृति एवं वनस्पति और भारत की परिवहन, भारत की जनसंख्या और भारत की जनजाति। 15 रहेगा भारत आपदा का प्रबंधन, राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश और पड़ोसी देश। 17 रहेगा लास्ट रहेगा विविध। इतना को आप पीडीएफ निकलवाइए, उसको निकाल कर प्रिंट करवा लीजिएगा। उसके बाद थ्योरी का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों का भी आप निकलवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया दिया है, वहाँ पर क्लिक करिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकालिए। ये बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है क्योंकि भूगोल बेसिक है तो लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। एमटीएस, सीजीएल, कोई भी हो गवर्नमेंट जॉब। चलिए हम लोग देखते हैं, फर्स्ट लेसन देखते हैं कि भारत भूगोल का एक समान परिचय। चलिए तो स्टार्ट कर।
चलते हैं टाइम नहीं गवाते हुए और देखते हैं कि जियोग्राफी शब्द है, इसको छोटा कर लेते हैं। ज्योग्राफी शब्द प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक के विद्वानों ने एरोस्टनीज ने किया था, जिसके कारण से उन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। एरोस्टनीज ने कहा था, जिसके कारण उसे भूगोल का पिता कहा जाता है। तो भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? तो एरोस्टनीज को कहा जाता है। एरोस्टनीज को कहा जाता है, और जिसके कारण इनको भूगोल का पिता कहा जाता था। जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान कहाँ के थे? एरोस्टनीज। तो ग्रीक भाषा के ग्रीक 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 के देश के थे और विद्वान थे एरोस्टनीज, जिसके कारण से भूगोल का पिता कहा जाता था। आगे देखते हैं कि कुछ विद्वान हिरकेटी हिकेटियस के भूगोल का पिता मानते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिरकेटियस को भूगोल का पिता मानते हैं। उन लोग मानते हैं किसको? कुछ विद्वान कहते हैं कि हिरकेटियस को भूगोल का पिता मानते हैं, क्योंकि उनके पुस्तक पीरियड्स में पहली बार पृथ्वी का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया गया था। उनके उनकी पुस्तक पीरियड्स जो था, उन्हें पहली बार पृथ्वी का क्रमबद्ध विवरण को प्रस्तुत किया गया था। आगे देखते हैं कि जर्मनी और भूगोलवेताओं ने अलेक्जेंडर वान और हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक माना, क्योंकि आधुनिक भूगोल में इन्होंने ही भूगोल का दार्शनिक और प्रमाणिक की व्याख्या की थी। जर्मनी के जो भूगोलवेता थे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, उनको आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है, क्योंकि आधुनिक काल में उन्होंने भूगोल की दार्शनिक और प्रमाणिक की व्याख्या की थी। जियोग्राफी के ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं। जियोग्राफी के जो बना है शब्द, वो ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना हुआ है। जियो प्लस ग्राफो से मिलकर बना है, जिसके मतलब है कि जियो का पृथ्वी, तो जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ है वर्णन। तो इसीलिए अर्थात संयुक्त रूप से इसे जियोग्राफी का शब्दार्थ के अर्थ पृथ्वी का वर्णन होता है। अगर पूरा हिंदी में तोड़ दिया जाए जियोग्राफी को, तो जियो प्लस ग्राफी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। इसीलिए जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ हो जाता है पृथ्वी का वर्णन। चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रेबो नामक विद्वान ने पृथ्वी पर उपस्थित आकाशपिंडीय सागर, खंडों, झील, जलप्रपात, मानवीय क्रियाकलाप इत्यादि इनके बारे में जिस विषय के हम पढ़ते हैं, उसे ही भूगोल कहा जाता है। स्ट्रेबो नामक विद्वान के अनुसार भूगोल का परिभाषा दिया गया है कि आकाशीय पिंड, सागर, स्थल खंड, झील, जलप्रपात एवं मानवीय क्रियाकलाप इत्यादि के बारे में जिस विषय में हम पढ़ते हैं, उसे ही हम भूगोल कहते हैं। परिभाषा दिए थे, कौन दिए थे? तो स्ट्रेबो नामक विद्वान ने। स्ट्रेबो नामक विद्वान के अनुसार कहा गया था कि अगर झील, जलप्रपात और मानवीय सागर, आकाशीय पिंड, क्रियाकलाप इनके बारे में जिस विषय को हम पढ़ते हैं, जिस विषय में हम पढ़ते हैं, उसे ही भूगोल कहा जाता है। अगर देखा जाए स्ट्रेबो नामक विद्वान के अनुसार ये परिभाषा दिया गया है। आगे देखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर 71% भूभाग पर जल विस्तार है, वहीं 29% भूभाग 61% भूभाग पर जल का विस्तार है, तो वहीं 29% भूभाग पर स्थल का विस्तार है। कहने का मतलब है कि स्थल पर पृथ्वी पर जितना भी है, तो संपूर्ण भाग में 71% पानी है, और जिसका विस्तार है, ठीक है, 71% पूरा पृथ्वी पर पानी है, और 59% पर ही भूभाग है। कहने का मतलब जमीन है जो हम लोग रह रहे हैं।
चलिए आगे देखते हैं। ये तीसरा कार्य में दिया गया है कि ऊपर की ओर जो शो करता है वह, अगर किताबी भाषा से देखा जाए तो उत्तर ऊपर की ओर और नीचे दक्षिण रहता है। और इधर जो लेफ्ट साइड हो जाएगा पश्चिम और दाहिने साइड हो जाएगा पूरब। आगे देखते हैं। वर्ल्ड मैप का है, यहाँ पर दिया गया है चित्रण। यहाँ पर दिया गया है वर्ल्ड मैप। ये पूरा एशिया हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। महादेश को जो चित्रण दिया गया उसे हम देख लेते हैं। इस ये यहाँ से यहाँ तक ये एशिया कहलाता है, जो फर्स्ट नंबर पर आता है। ऊपर यूरोप रहता है, नीचे दक्षिण साउथ अफ्रीका रहता है, उत्तर अमेरिका है, और ये दक्षिण अमेरिका है, नीचे हो जाएगा यहाँ पर अटलांटिका, और ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो फर्स्ट नंबर ये जो है एशिया, एशिया फर्स्ट नंबर पर आता है। दूसरा पर साउथ अफ्रीका आता है। तीसरा पर आता है उत्तर अमेरिका। और 4 नंबर पर आता है दक्षिण अमेरिका। 5 नंबर पर आता है अंटार्कटिका। और 6 नंबर पर आता है यूरोप। 7 नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे पॉइंट देख लेते हैं कि क्या है दिया गया है। कह रहा है कि पृथ्वी को तो 7 महादेशों और 5 महासागरों में बांटा गया है। पृथ्वी को मुख्यतः 7 महादेश और 5 महासागरों में बांटा गया। पृथ्वी पर जितने भी है 7 महादेश है, बड़ा महादेश, 7 बड़ा महादेश है, 7 महादेश है, और 5 महासागर में बांटा गया है। 7 महादेश जो हम लोग देखें, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, 7 गो हो गया। अब महासागर, पांच पांच महासागर में बांटा गया है, जो आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा है। महाद्वीप का महादेश स्थल के बृहद स्वरूप से महादेश कहते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया है। वहीं छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है, जो आप लोगों को ऊपर बताएं कि सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सबसे बड़ा महादेश एशिया हो जाएगा। आगे पॉइंट देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर अगर महादेश को क्रम घटते क्रम में कहा जाए, अगर कह रहा है कि घटते क्रम, यानी घटते क्रम मान सबसे छोटा लास्ट में रहेगा। यहाँ से याद रखने का एक तरीका रहता है कि अगर घटते क्रम कहता है तो घटने का मतलब है कि सबसे बड़ा का सबसे पहले, या घटने का मतलब घटते क्रम कहेगा तो सबसे छोटा अंत में। इतना याद रखेंगे कि घटते क्रम कर रहा है, यानी घट जो सबसे छोटा रहेगा वो अंत में। तो सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया, दूसरा पर हो जाएगा अफ्रीका, तीसरा पर उत्तर अमेरिका, चौथा नंबर पर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, पांचवा पर अंटार्कटिका, और छठा पर हो जाएगा यूरोप, और 7 पर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट। आगे पॉइंट कह रहा है कि अंटार्कटिका महादेश मानव निवास नहीं करता है। मतलब अंटार्कटिका महादेश जो है, अंटार्कटिका महादेश, वहाँ पर मानव निवास नहीं करते हैं, वहाँ पर नहीं रहते हैं। और इसके अलावे अन्य सभी महादेश पर मानव का निवास करते हैं। जैसे कि सिर्फ अगर सवाल कह दिया जाए कि वो कौन सा महादेश है जहाँ पर मानव नहीं रहते हैं, तो वह सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महादेश जहाँ पर मानव निवास नहीं करते हैं। इसके अलावा अन्य सभी महादेश पर निवास करते हैं। क्यों कि अन्य महादेश में कौन कौन सा हो जाएगा, आप बताया जाए। एशिया हो जाएगा, साउथ अफ्रीका,
साउथ अफ्रीका में हो जाएगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, और यूरोप हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इस शिव पर मानव रहती हैं, और सिर्फ ऑप्शन में दिया रहेगा कि इनमें से कौन सा नहीं रहते हैं, मानव नहीं रहते हैं। तो अंटार्कटिका महादेश याद रखना है। आगे देखते हैं कि विश्व के सभी अंटार्कटिका महादेश को अपना अनुसंधान संस्था खोले हुए हैं, जिसके कारण से इस महादेश को विज्ञान और संवर्धित महादेश भी कहा जाता है। विश्व में सभी देश अंटार्कटिका महादेश का अपना अनुसंधान संस्था खोले हुए हैं, जिसके कारण से महादेश की विज्ञान को समर्थित महादेश भी कहा जाता है। यहाँ पर जो भी है सभी सभी देश, विश्व में जितना भी देश है वो अंटार्कटिका महादेश का अपना अनुसंधान संस्था खोले हुए हैं, वहां पर मतलब खोले हुए हैं, जिसके कारण से महादेश को अंटार्कटिका महादेश को विज्ञान को समर्थित महादेश भी कहा जाता है। जिसके कारण से, किसके कारण से, तो सभी देश वहां पर अपना अनुसंधान संस्था खोले हुए हैं, जिसके कारण से महादेश को विज्ञान समर्थित महादेश कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिणी गंगोत्री मैत्री और भारतीय अनुसंधान संस्था जो अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिणी गंगोत्री मैत्री और भारतीय, याद रखना है कि दक्षिणी गंगोत्री मैत्री भारतीय अनुसंधान संस्था जो अंटार्कटिका में स्थित है, महादेश में स्थित है। आगे देखते हैं कि अगला पॉइंट कहता है कि महासागर है तो क्या है, तो जलीय भाग के बृहद स्वरूप को महासागर कहते हैं। कहा जाए तो जलीय भाग को बृहद स्वरूप को मतलब बहुत बड़ा, जिससे हम अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन सबसे बहुत बड़ा होना चाहिए जलीय भाग, इसको बृहद स्वरूप के महासागर कहते हैं। महासागरों की कुल संख्या 5 है, जिसमें हम विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर को कहते हैं, वहीं छोटा महासागर हम आर्कटिक महासागर को कहते हैं। अगर सबसे बड़ा महासागर के बात किया जाए, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, वही छोटा के बात किया जाए तो आर्कटिक महासागर है। तो आइए हम पांच महासागर को देखते हैं कि फर्स्ट नंबर पर है कि प्रशांत महासागर, उसके बाद आता है अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर और उसके बाद अंटार्कटिक महासागर। याद रखना है कि पहला प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और उसके बाद अंटार्कटिक महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर होता है। आइए उसके बाद आगे पॉइंट देखते हैं कि भारत एशिया महादेश के दक्षिणी में भारत में तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। भारत एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम हमारे देश के हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर सिर्फ ऐसा महासागर है जिसका नाम कोई देश के नाम पर रखा हुआ है, जो हमारा देश हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर रखा गया है। अगर भारत के बताया जाए तो भारत के बारे में, भारत एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में है। ठीक, भारत एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में है तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। हिंद महासागर के शीर्ष मतलब ऊपर की ओर स्थित है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम हमारे देश हिंदुस्तान का नाम रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक कहता है कि मात्र 2 संवैधानिक नाम है, इंडिया और भारत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत अगर भारत का मात्र 2 संवैधानिक नाम है, अगर भारत के संविधान को बात किया जाए तो संविधान में अनुच्छेद 1 के तहत भारत का मात्र 2 संवैधानिक नाम है, मात्र 2 ही, इंडिया और भारत। आइए देखते हैं आगे कि लेकिन भारत को भी कई नाम जैसे हैं, जैसे कि
अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत को मात्र दो ही संवैधानिक नाम है, जैसे कि इंडिया और भारत। लेकिन बट भारत को और कोई भी भारत को मतलब जो भारत जो इस नाम है, इस नाम को कई नाम जैसे जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान इत्यादि से नाम से जाना जाता है। जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है भारत को। इंडिया और भारत अनुच्छेद 1 के तहत दो ही नाम है संवैधानिक नाम। चलिए आगे देखते हैं कि भारत एक परिचय, भारत के एक दृष्टि में देखा जाए। देखते हैं भारत के बारे में। इनके अन्य नाम हो जाएगा आर्यावर्त और जम्बूद्वीप, भारतवर्ष और हिंदुस्तान और इंडिया। चलिए आगे देखते हैं कि राजधानी इनकी नई दिल्ली है। राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। केंद्र शासित प्रदेश कितना है तो 8 है। भौगोलिक स्थिति अगर बात किया जाए भौगोलिक स्थिति की, तो भौगोलिक स्थिति इनकी है उत्तरी उत्तरी पूर्व गोलार्ध में अवस्थित है। यह प्रश्न आता है कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो आप लोग को याद रखना होगा कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है भारत। उत्तरी पूर्वी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे देखते हैं कि ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय है। ज्यामितीय आकार पूछा जाए तो चतुष्कोणीय है। अक्षांशीय विस्तार माना जाए तो 8 डिग्री 4 से उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 से उत्तरी अक्षांश होता है। ये भी कभी कभी अक्षांशीय विस्तार पूछ लिया जाता है। अक्षांशीय विस्तार याद रखना होगा कि 8.4 से उत्तरी अक्षांश से 37.6 तक उत्तरी अक्षांश होता है। याद रखना है। 8 डिग्री से 4 मान लिया जाए कि 8 डिग्री से 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 से उत्तरी अक्षांश तक। उत्तरी में अगर दिया हुआ अक्षांशीय विस्तार तो 8 8 4 से 37 6 तक उत्तरी अक्षांश होता है। देशांतरीय विस्तार अगर पूछ लिया जाता है तो देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 62 डिग्री से 7 पूर्वी देशांतर से 37 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर होता है। याद रखना है। एक दिया रहेगा उत्तरी उत्तरी में याद रखना है, एक दक्षिणी में देगा देशांतरीय विस्तार। अगर अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 8.4 से 37.6 तक, और इसका देशांतरीय विस्तार हो जाएगा, देशांतरीय विस्तार अगर कहा जाए तो 68 से 7 पूर्वी देशांतर से 97 97 डिग्री 75 पूर्वी देशांतर होता है। आइए हम देखते हैं। इसे मिनट में भी कहा जाता है। मानक समय अगर मान लिया जाए तो 82 से 30 पूर्वी देशांतर प्रयागराज के समीप। ये याद रखना है कि मानक समय कहाँ के समीप से, तो नैनी का समय ग्रीनविच के माध्यम से 5.5 घंटा 5 घंटा और 30 मिनट आगे है। अगर ग्रीनविच के समय से अगर मापा जाए भारत का मापा जाए तो कितना घंटा आगे है तो 5.5 घंटा। किसके समीप से निकलता है 82 30 पूर्वी देशांतर, तो प्रयागराज के समीप नैनी का समय, वहां से ही भारत का समय निर्धारित किया जाता है प्रयागराज के समीप। आगे देखते हैं।
चलिए आगे देखते हैं भौगोलिक विस्तार। आगे देखते हैं भौगोलिक विस्तार। ये भौगोलिक विस्तार क्या कहता है भारत का। भौगोलिक विस्तार अगर लंबाई में बात किया जाए तो उत्तरी दक्षिणी से अगर भारत भारत को अगर मैप से मैप से देखा जाए तो उत्तर से भारत की लंबाई देखा जाए, उत्तर से दक्षिण की ओर अगर देखा जाए तो भारत की हो जाएगा कितना लंबाई, तो 3214 किलोमीटर। याद रखना है कि भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। तथा चौड़ाई में अगर पश्चिम पूर्वी से पश्चिम देखा जाए चौड़ाई तो 2900। इधर से इधर अगर पूरब से पश्चिम देखा जाए तो 2933 है, जो यहाँ पर है किलोमीटर है। याद रखना है कि भौगोलिक विस्तार से प्रश्न कभी कभी पूछता है, कभी कभी आ ही जाता है कि उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है भारत का। अगर पूछा जाए तो उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है, तो 3214 किलोमीटर है। और चौड़ाई भी पूर्व से पश्चिम हो जाता है 2933। याद रखना है कि भारत के पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। 2933। चलिए आगे देखते हैं। स्थलीय सीमा की बात किया जाए तो स्थलीय सीमा भारत का जो है, भारत का स्थलीय सीमा वो 15,200 किलोमीटर है। याद रखना है कि स्थलीय सीमा अगर बात किया जाए भारत का तो 15,200 किलोमीटर है। अगर जलीय सीमा की बात किया जाए, जल से सटा हुआ अगर भाग सीमा अगर बात किया जाए भारत का, तो वो 7516.6 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर है। याद रखना है कि 7516 7516.6 किलोमीटर है। अगर यहाँ का बात किया जाए भारत का, तो जलवायु यहाँ पर मानसूनी जलवायु है। भारत में अगर जलवायु की बात किया जाए तो मानसून जलवायु है भारत में। क्षेत्रफल को बात किया जाए तो 32,87,363। ये याद रखना जरूरी होगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,363 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल का बात किया जाए तो भारत का क्षेत्रफल होगा कितना होगा, तो 32,87,363 वर्ग किलोमीटर। अगर भारत अगर भारत की बात किया जाए कि भारत विश्व का कुल क्षेत्रफल है, विश्व में अगर जितना भी है उसका भारत का कितना क्षेत्रफल है उसमें से, तो 2.4%। विश्व के कुल क्षेत्रफल से 2.4% भारत का है। आगे देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, क्षेत्रफल मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब इसका जो है अपना भाग पृथ्वी जो जितना हिस्सा है, जैसे कि ऊपर ऊपर से इतना किलोमीटर दिया ना कि उत्तर से दक्षिण की ओर कितना था किलोमीटर, तो 3214 किलोमीटर था क्षेत्रफल की दृष्टि से। वही जो क्षेत्रफल होता है, और पूरब से पश्चिम की ओर देखा जाए तो चौड़ाई कितना था, तो 2933 की दृष्टि से विश्व का स्थान बताना था। क्षेत्रफल में जनसंख्या में तो पहला हो ही चुका है, लेकिन क्षेत्रफल में यह बढ़ घट नहीं सकता है। इसको याद रखना जरूरी होगा, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो नहीं, जब पाकिस्तान मिलेगा तो ही ना बढ़ेगा। तो इसी के चलते पाकिस्तान जब मिलेगा तो इसका हो सकता है दूसरा रैंक छठा घट के आ जाए, दूसरा रैंक 6 घट के आ जाए। लेकिन देखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो स्थान है वो 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का स्थान 7वां है। चलिए आगे देखेंगे। अगर 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो 2011 के अनुसार कुल साक्षरता भारत में 0.04% था। अगर उसी में से बात किया जाए पुरुष की साक्षरता तो उसमें से 82.14% था।
अगर महिला की बात किया जाए तो 65.46% था। कुल भारत का साक्षरता था 74.04%। पुरुष की साक्षरता बोला जाए तो 82.14% था। अगर महिला उसी में बात किया जाए तो 65.46% था। आगे देखते हैं कि आगे पॉइंट कहता है कि अनुसूचित जनजाति संख्या। अगर अनुसूचित जनजाति संख्या अनुसूचित जनजाति संख्या कितना होगा? 20, 13, 78, 086। अगर बात किया जाए तो कितना? 20 करोड़ 20 करोड़ 13 लाख 78 हजार। 20 करोड़ हो जाएगा। 20 करोड़ 13 लाख 78 हजार 086। 20 करोड़ 13 लाख 78 हजार 086 होगा कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति की संख्या दिया है 20 करोड़। और उसी में अगर जनसंख्या परसेंट में पूछा जाए तो कुल जनसंख्या का 16.6% होगा। 16.6% होगा सिर्फ अनुसूचित जनजाति का। आगे देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति की संख्या ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये भी 10 करोड़ हो जाएगा। 42,81,000 हो जाएगा। 10 करोड़ 42,81,034 होगा कुल जनसंख्या। अगर इसको भी बात किया जाए तो 8.6% ये है अनुसूचित। अगर आगे देखते हैं पॉइंट कि पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार। अगर भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार बोला जाए तो वह 10.7% में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है। भारत में क्षेत्र का विस्तार, पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार उसी में अगर आगे पॉइंट देखा जाए तो पहाड़ी का क्षेत्र का विस्तार अगर कहा जाए भारत में तो 18.6% है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार हो जाएगा 18.6% है। और आगे दिया गया है कि पठारी क्षेत्र का विस्तार कहा जाए तो 27.7% है। और आगे देखते हैं कि मैदानी क्षेत्र का विस्तार कहा जाए भारत में तो मैदानी क्षेत्र का हो जाएगा 43.0%। 43 पॉइंट सिर्फ इतना ही मैदानी स्तर है जहाँ पर मैदानी है। मैदानी कहने का मतलब जहाँ पर गेहूँ धान ये सब अच्छा से हो जाए। और पठारी क्षेत्र पर तो उतना पानी रहता ही नहीं है। जहाँ पर देखते हैं कर्नाटक में पठारी क्षेत्र है। कर्नाटक दक्कन का पठार है, वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में आ जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो पहाड़ी क्षेत्र में हो जाएगा नेपाल साइड, उत्तराखंड ये सब, जिसमें 18.6% है पहाड़ी क्षेत्र में। पर्वतीय क्षेत्र में अगर कहा जाए तो पर्वतीय क्षेत्र में हो जाएगा 10.7%। पर्वतीय क्षेत्र में याद रखना है कि 10.7%, पहाड़ी क्षेत्र में 18.6%। अब पठारी क्षेत्र में याद रखना है 27.7%। अब मैदानी क्षेत्र का विस्तार अगर पूछा जाए कभी तो याद रखना है कि 43.0%। ये सब देख लीजिए। उसके बाद सब्जेक्टिव है, इसका हल हो जाएगा। उसके बाद तुरंत PDF आ जाएगा ऑब्जेक्टिव का। इसी प्रश्न से जो फर्स्ट पार्ट है उसका PDF तुरंत इसका ही दिया जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके अपना बना लीजिएगा। ये इसको देख लेते हैं। उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिया गया है पार्ट बाय पार्ट, वहां पर से जाकर आप बना सकते हैं। अगर आगे की बात किया जाए तो कर्क रेखा पर स्थित अगर बात किया जाए कर्क रेखा से भारत से होकर गुजरती है तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखना है कि कर्क रेखा से पर स्थित 8 राज्य से गुजरती है। पहले फर्स्ट तो इतना याद रखना है कि भारत से गुजरती है कर्क रेखा, और कर्क रेखा गुजरती है तो 8 राज्यों से गुजरती है। पहले अगर याद रखना होगा तो गुजरात याद रखिए, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो इसी के जगह पर
कभी कभी मिजोरम की जगह पर त्रिपुरा या मिजोरम की जगह पर मणिपुर देता है, इसलिए मणिपुर को याद रखिएगा कि ये गलत रहता है। मणिपुर से होकर नहीं गुजरता है, मणिपुर से नहीं गुजरता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य, केंद्र और शासित प्रदेश की बात किया जाए तो 18 है। वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर बात किया जाए तो 18 ऐसे राज्य हैं और केंद्र शासित राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलते हैं, जो 18 राज्य हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मतलब दूसरा देश से मिलते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, यही सबसे मिलते हैं। कितने? तो सभी को मिला दिया जाए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो 18 है। याद रखना है कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 18 राज्य हैं। आगे देखा जाए कि तेल शोधन शोधनशालाओं की संख्या, अगर शोधनशालाओं की बात किया जाए संख्या, तो भारत में तेल शोधनशालाओं की संख्या बताया 23 है। याद रखना है कि तेल भारत में शोधनशालाओं की संख्या 23 है। कितनी है? तो 23 है, याद रखना है। और बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य और केंद्र शासित कितने हैं? तो 18 है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, अगर राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 948 है, मार्गों की संख्या 948 है। अगर राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है तो 31 दिसंबर 2021 को स्थापित किया गया होगा। और आगे देखते हैं कि बड़े बंदरगाहों की संख्या, अगर बात किया जाए भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या तो 13 है। बड़े बंदरगाहों की बात किया जाए तो 13 है। कितने हैं बड़े बंदरगाह? तो 13 है। अगर वही बंदरगाह की बात किया जाए तो बंदरगाहों की संख्या कितनी है बताना है? 13 है। कितनी है? 13 है। कितने बंदरगाह है? तो 13 है। जाए कि कौन कौन से हैं बड़े बंदरगाहों की संख्या, नदी की संख्या आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ हम बता देते हैं कि जैसे में कंडला हो गया, मुंबई हो गया, नाहवा शिवा और मरमुगांव और मंगलोर, कोची और तुतियाकारिन और चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर, ये 13 है। 13 की संख्या है। बंदरगाहों की संख्या कितनी है? कंडला है, मुंबई है, नाहवा शिवा, मुरमुगांव, मंगलोर, कोची, तुतियाकुरिन, चेन्नई, एन्नौर, ये 13 है। और छोटा छोटा भी है, छोटा छोटा भी 3-4 है, जैसे कि मिर्जा बंदरगाह है, पिपवाव बंदरगाह है, दहेज बंदरगाह है और धमरा धमरा बंदरगाह उड़ीसा में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे याद रखना है राष्ट्रीय विरासत, याद रखना है कि हाथी है राष्ट्रीय पक्षी, मोर है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, कहर बरगद है राष्ट्रीय पुष्प, कमल है राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ है। चलिए देखते हैं आगे। अगर भारत की कुल जनसंख्या बताया जाए तो विश्व का कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 17.5% है। अब इसको चेंज हो जाएगा, अब कुछ ही दिन में जनसंख्या हुआ है तो इसको बदल दिया जाएगा। 121 करोड़ है। 121 करोड़ कुछ है जनसंख्या के दृष्टि से। अगर दृष्टि से
जनसंख्या के दृष्टि से अगर विश्व का स्थान द्वितीय है, अगर तो ये तो पहला हो जाएगा, अब हो चुका है पहला, इसको हटा दीजिए। पुरुष जनसंख्या अगर बात किया जाए तो 62 करोड़ हो जाएगा, 62 करोड़ 32 लाख 70 हजार। महिला की संख्या 58 करोड़ 75 हजार 84 हजार 719 हो जाएगा। ग्रामीण संख्या की बात किया जाए तो 83 करोड़ लगभग है, 68 पॉइंट समथिंग है। शहरी जनसंख्या के बात कहा जाए तो शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़ 31 पॉइंट, सॉरी 71 नहीं, 31.2% है। आगे देखा जाए पॉइंट की द द दशकीय जनसंख्या की वृद्धि का दर 17.7% है 2001 से 2011 तक की अगर बात किया जाए। लिंगानुपात में बात किया जाए तो लिंगानुपात, समझ रहे हैं ना, लिंगानुपात निकाला जाता है 1000 पुरुष पर कितना महिला है, उसे लिंगानुपात कहा जाता है। जैसे कि दिया गया है 943, अगर 2011 के अनुसार पूछा जाएगा कि भारत की लिंगानुपात कितना है तो 943 प्रति हजार, मतलब 1000 पुरुष पर इतना महिला है, 943 की जनसंख्या घनत्व अगर कहा जाए, जनसंख्या घनत्व इतना ही है 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति है ना वर्ग किलोमीटर, 382 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रीय गान जन गण मन, भारत का अगर राष्ट्रीय गान पूछा जाए तो सही क्या हो जाएगा, जन गण मन हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत की बात किया जाए तो वंदे मातरम। जन गण कौन लिखे हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे। राष्ट्रीय गीत कौन लिखे थे तो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे। राजभाषा की बात किया जाए तो हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि की बात जाए तो देवनागरिक है। राष्ट्रीय वाग की बात की जाए तो सप्तमेव जयते हैं। ध्वज की बात किया जाए तो तिरंगा है। और राष्ट्रीय नदी की बात किया जाए तो गंगा नदी है। और अगर राष्ट्रीय जलीय जीव की बात किया गंगे डॉल्फिन है, यानी डॉल्फिन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे पॉइंट देखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी को 179 अक्षांश रेखाएं तथा 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। संपूर्ण पृथ्वी को 179 रेखा तथा 360 देशांतर के 300 रूप में देशांतर के रूप में 360 देशांतर रूप में बांटा गया है। संपूर्ण पृथ्वी को 179 अक्षांश, कितना पृथ्वी पर है तो 179 अक्षांश की रेखाएं तथा 360 देशांतर रेखाओं में बांटा गया है। कहने का मतलब इसका है कि भारत पृथ्वी को, अगर पृथ्वी को, भारत नहीं, पृथ्वी को अगर संपूर्ण पृथ्वी की बात किया जाए तो 179 अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक, और 360 है ना देशांतर रेखाओं में बांटा गया है। तो कभी कभी प्रश्न आ सकता है कि संपूर्ण पृथ्वी का कितना अक्षांश रेखा है तो 179 याद रखना है। और अगर देशांतर रेखा पूछा जाए तो 360 देशांतर रेखाएं में बांटा गया है संपूर्ण पृथ्वी को। आगे देखा जाए कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। यह रेखा पृथ्वी के दो बार उत्तरी गोलार्ध, दो बार बराबर भागों में, दो बार नहीं, दो बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को में बांटता है। अगर 0 डिग्री अक्षांश के बात किया जाए, 0 डिग्री अक्षांश की बात किया जाए तो 0 डिग्री अक्षांश को तो पहले भिन्न नाम है, जैसे कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। 0 डिग्री अक्षांश के बात किया जाए तो 0 डिग्री की इक्वेटर भी कहा जाता है और विषुवत भूमध्य रेखा कहा जाता है। अगर इसके बात रेखा के किया जाए तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, जिसके नाम ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध और नीचे की दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। याद रखना है कि 0 अक्षांश रेखा को ही हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर भी कहते हैं। इंग्लिश नाम इक्वेटर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेखा पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटता है। अगर पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटता है, फॉर एग्जाम्पल में मान लिया जाए
पृथ्वी ए है तो इसके बराबर भागों में ये यहाँ जो है चिन्ह ऊपर के हो जाएगा, इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके ही नाम है जो ये लाइन है इसका नाम बहुत सारा है और बहुत सारे गड़बड़ाते भी लड़के लोग हैं कि 0 डिग्री अक्षांश दिया है, कभी दे देता है विषुवत रेखा, कभी भी भूमध्य रेखा, कभी इक्वेटर भी कह देता है। तो इसलिए याद रखना, नहीं गड़बड़ाना है। ऊपर उत्तरी ऊपर को ऊपरी उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर आगे बात किया जाए तो 0 डिग्री देशांतर जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी के दो बराबर भागों में पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में बढ़ा। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटता है, जो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में बढ़ता है। देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और तथा पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगर तथा पूर्वी देशांतर में स्थित है, याद रखना कि उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर के आधार पर करता है। आगे देखते हैं कि अगर 0 डिग्री देशांतर रेखाएं पर दिन 12 बज रहा हो, 0 डिग्री देशांतर पर अगर दिन 12 बज रहा हो तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा, देखा जाए। कह रहा है कि 0 डिग्री देशांतर पर 12 बज रहे हैं तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय बजेगा, बताना है कि कितना होगा। आप लोग को बताना है कमेंट में कितना हो जाएगा। याद रखना है कि 0 डिग्री देशांतर की रेखा पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है। पश्चिमी देशांतर में बांटता है, पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर में। उसके बाद ही याद रखना है कि भारत उत्तरी गोलार्ध को पूर्वी देशांतर में स्थित है। 0 डिग्री के क्षेत्र पर ही आधारित है। अगला है कि अगर 0 डिग्री देशांतर पर प्रश्न कह रहा है कि 0 डिग्री देशांतर पर दिन 12 बज रहा हो तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। तो इतना याद रखना है कि हमारा जो है 82.5 डिग्री से ही समय निकला जाता है। तो हमारा भारत कितना आगे है ग्रीनविच से, तो ग्रीनविच से हम का 5.5 घंटा, तो उसी में 5.5 घंटा जोड़ दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये सब प्रश्न है, आप लोग PDF निकालिए, वहाँ पर दिया रहेगा। आगे बात किया जाए तो आगे देखा जाए भारतीय उत्तरी अक्षांश, भारत के उत्तरी गोलार्ध अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद किया जाए तो भारत के उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री से 4 उत्तरी अक्षांश और 37 से 6 उत्तरी अक्षांश रेखा पर बीच में फैला हुआ है। जो यहाँ पर दिया गया है विषुवत रेखा, मान लिया जाए कि ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री इक्वेटर, तो उत्तरी ध्रुव नीचे दक्षिणी ध्रुव। अगर बात किया जाए 23.5 डिग्री के बाद यहाँ पर ऊपर एक कर्क रेखा हो जाएगा, दिया गया है ऊपर शो किया गया है, लेकिन आप लोग को नहीं दिखाई देता होगा तो और बड़ा करते हैं इसको। चलिए देशांतरी विस्तार अगर कहा जाए, अक्षांशीय विस्तार, अगर देशांतरीय विस्तार की बात किया जाए तो भारत के पूर्व देशांतर 68 से 97 मतलब डिग्री से 25 पूर्वी देशांतर में फैला है, ये फैला हुआ है। देशांतर रेखा के बात किया जाए तो देखिए देशांतर रेखा जो दिया गया है यहाँ पर है, यह मानक 0 डिग्री है। 0 डिग्री मध्य रेखा है, जो दक्षिणी ध्रुव ऊपरी उत्तरी ध्रुव रहता है, इधर पश्चिम इधर पूरब, इधर पश्चिम इधर पूरब रहता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे पॉइंट देखते हैं।
पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं कि भारत के पूर्वी देशांतर पर, इसलिए भारत का मानक समय 0 देशांतर रेखा देशांतर से रेखा से आगे है। भारत के पूर्वी देशांतर में इसीलिए भारत का मानक समय 0 डिग्री देशांतर से आगे है। इसलिए भारत का मानक समय 0 डिग्री देशांतर से आगे। आगे पॉइंट देखते हैं कि अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के मानक समय रेखा माना जाता है, क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो समय होता है वह वहीं से समय पूरे भारतवर्ष का समय माना जाता है। बात सही है। 82.5 डिग्री। अगर पूछा जाए कई प्रश्न कि भारत का मानक समय कितना डिग्री से माना जाता है, तो पूर्वी देशांतर याद रखना है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री से आगे देखते हैं। आगे पॉइंट कहता है कि भारत 0 डिग्री देशांतर रेखाओं से 5.5 घंटा आगे है। याद रखना है कि 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय 0 देशांतर रेखा से 5.5 घंटा आगे है। और आगे देखते हैं पॉइंट कि विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारित 0 डिग्री देशांतर से रेखा से आधार पर करता है। से खड़ी देशांतर है, पड़े यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इतना याद रखना है कि भारत का 82.5 डिग्री देशांतर से भारत का पूरा समय रहता है पूरे भारत में। और सभी देशों का अगर बात किया जाए तो 0 डिग्री से उन लोग मापा जाता है, इसीलिए 0 डिग्री से हम लोग का 5.5 घंटा आगे रहता है। याद रखना है। आगे पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि करक रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को रेखा को कहा जाता है। 23.5 डिग्री अक्षांश के करक रेखा कहा जाता है ऊपर की ओर। जो इक्वेटर रहता है पृथ्वी के दो भागों में का बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उसके ऊपर ही 23.5 डिग्री, वो 0 डिग्री होगा, उसके ऊपर ऊपर ही वो हो जाएगा। अगर उत्तर की दिशा की ओर देखा जाए तो 23.5 डिग्री होगा उत्तरी अक्षांश, उसको करक रेखा कहते हैं। अब भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अगर भारत देश के बात किया जाए तो वो भारत से मध्य से गुजर के होकर गुजरती है। भारत को दो बार भाग में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांटती है। करक रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका पश्चिम से पूरब में निम्न है। अगर पश्चिम से पूरब में निम्न है तो गुजरात आगे आ जाएगा, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, मिजोरम। याद रखने का है सही तरीका कि गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, मिजोरम। अगर ट्रिक की बात किया जाए तो गरम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश याद रखना है। झा झा से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड होगा, पीस होगा पश्चिम बंगाल, तृप्ति त्रिपुरा हो जाएगा। तृप्ति मिलेगी। इसके बाद मिजोरम हो जाएगा। तो इसे ट्रिक पर ध्यान मत दीजिए। आप मैप देखिए और एटलस खोलिए, उस पर देखिए कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम से होकर करक रेखा भारत से जाती है। आगे करक रेखा के उत्तर में स्थित राज्य हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, जहाँ पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। उत्तर की बात किया जाए, करक रेखा का अगर उत्तर की बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। याद रखना है कितना है तो
हिमाचल प्रदेश 1 हो गया, पंजाब 2, उत्तराखंड 3, हरियाणा 4, उत्तर प्रदेश 5, बिहार 6, सिक्किम 7, अरुणाचल प्रदेश 8, असम 9, मेघालय 10, नागालैंड 11, मणिपुर 12। 12 देश है ऊपर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। आगे देखते हैं कर्नाटक के दक्षिण में स्थित राज्य। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। याद रखना है कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। तो कुल ये हो जाएगा 12, 23, ये हो जाएगा 8। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। तो ये हो जाएगा कितना, 8, ये हो जाएगा 12। तो 12 8 20 हो जाएगा। और कर्क रेखा पर कितने देश हैं, तो 8 है, तो 28, पूरा राज्य 28 हो जाएगा। चलिए इसको मिटाया जाए। अगर बात किया जाए अगला पॉइंट के, तो 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा का समय बढ़ता है। याद रखना है कि 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा का समय 1 घंटा का समय बढ़ता है। 15 डिग्री देशांतर, अगर 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा का समय बढ़ता है। 15 डिग्री अगर घूमेगा तो एक समय बढ़ जाता है। प्रति देशांतर 4 मिनट समय बढ़ता है। प्रति देशांतर 4 मिनट समय बढ़ता है। अगर प्रति देशांतर की बात किया जाए तो प्रति देशांतर 4 मिनट समय बढ़ता है। तो हो जाएगा ना, मतलब 1 डिग्री जो देशांतर है वो 4 मिनट लेता है, तो 15 डिग्री तो 1 घंटा हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा ना। हाँ, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। अगर भारतीय मानक समय का रेखा देखा जाए तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय से रखा जाता है। अगर भारत का मानक समय बताया जाए तो वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं से भारत का मानक, भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। याद रखना है कि भारत के 5 राज्य से मानक समय, याद रखना है मानक समय जो टाइम निकलता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारतीय मानक समय, वो 5 राज्य से होकर गुजरती है। तो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। याद रखना है पहला राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। याद रखना है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होकर गुजरती है। अगर ट्रिक के बात किया जाए तो देख लीजिए, अगर ट्रिक से याद करना होगा तो एमओ मुस्का याद रखना है कि MOUCA, MOUCA। एम से हो जाएगा MP, ओ से उड़ीसा हो जाएगा, यू से यूपी हो जाएगा, और सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश। 5 राज्य से होकर गुजरती है, 5 राज्य से होकर गुजरती है। याद रखना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। आगे देखा जाए तो अगर आगे की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों गुजरती है। याद रखना होगा पॉइंट में कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य है जहां से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा दोनों होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश की बात किया जाए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एक ऐसा राज्य है, याद रखना होगा कि ऐसा राज्य है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जिस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर दोनों रेखा गुजरती है। आगे नोट देखते हैं कि कर्क रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिच्छेद करती है। बात किया जाए अगर कर्क रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को तो एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है। छत्तीसगढ़ में राज्य प्रश्न आ सकता है कि प्रश्न
आ सकता है। कहा अगर प्रश्न कहता है कि बताना है कि वो कौन सा राज्य होगा जहाँ कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर एक दूसरे को काटती है, तो किस राज्य होगा सही आंसर? तो छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ पर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर एक दूसरे को काटती है। चलिए आगे नोट देखते हैं कि भारत के पूर्वी भाग तथा पश्चिमी भाग में समय का अंतर 2 घंटों का हो सकता है। भारत में पूर्वी भाग तथा पश्चिमी भाग का समय अंतर दो घंटे का हो सकता है। गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश का समय 2 घंटा आगे होगा। याद रखना है, अगर पूरब से सूरज उगता है तो पूरब में सबसे भारत के पूर्वी भाग पश्चिम भाग के समय के अंतर 2 घंटे हो सकते हैं। तो गुजरात जो है पश्चिम है, अरुणाचल प्रदेश है जो पूरब में है। तो सूर्य उगते हैं पूरब की दिशा से, तो सूरज अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे आगे हो जाएगा। 2 घंटे अगर अरुणाचल प्रदेश में 7 बजे, मतलब 7 नहीं, 6 बजे मानते हैं कि 6 बजे वहाँ पर सूर्य उगा, तो पश्चिम यहाँ गुजरात में 2 घंटे बाद यानी कितने बजे हो जाएगा? 2 घंटे बाद 8 बजे यहाँ सूर्य दिखाई देगा। 2 घंटे बाद दिखाई देगा। इसीलिए याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश 2 घंटे आगे है गुजरात के तुलना में। संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार के बात किया जाए, अगर संपूर्ण भारत विस्तार देखा जाए तो क्षेत्र 4 से उत्तरी अक्षांश लेकर 37 तक ऊंची अक्षांश रेखा तक है। भारत सबसे उत्तर में इंदिरा कौल, याद रखना कि भारत के में इंदिरा कौल जो लद्दाख में 37 डिग्री। अगर भारत के हम उत्तरी उत्तर में किया जाए, भारत के सबसे उत्तर में एक जगह है इंदिरा कौल जो लद्दाख के 37.6 से उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। वही बात किया जाए भारत के सबसे बिंदु, तो ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है जो 6.4 से यानी 6.4 रेखा पर स्थित है। अगर उत्तरी की बात किया जाए तो इंदिरा कौल है जो कितना डिग्री पर? 37.6 उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। वही बात किया जाए भारत के दक्षिणी बिंदु के ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कौल दोनों भी याद रखना है। ये छः छः चार छः चार उत्तरी उत्तरी अक्षांश के रेखा पर स्थित है। भारत का अगर सबसे पूर्वी बिंदु की बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबिथु है। किबिथु याद रखना है कि भारत में सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में अगर प्रदेश में स्थित एक किबिथु है, सबसे पूर्वी बिंदु है। अगर सबसे पूर्वी बिंदु की बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है तथा पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित गुहारा मोती है। अगर आगे देखा जाए तो भारत के मुख्य भूमि दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु के कन्या मुख्य भूमि से, अगर समुद्र को नहीं मिलाया जाए, समुद्र के बाद ग्रेट निकोबार है। अगर भारत में मुख्य भूमि के कन्याकुमारी में स्थित कैप कोमोरियन है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी में कैप कोमोरियन, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर तीनों से आपस में मिलती है। याद रखना है कि तीनों सागरों से यानी तीन समुद्र से मिलने वाली जगह तमिलनाडु में कन्याकुमारी में कैप कोमोरियन है। कैप कोमोरियन जो है भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कैप कोमोरियन है जो 3 समुद्रों से लगता है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के, हिंद महासागर तीनों असम से मिलती है। आगे देखा जाए कि दक्षिणी और पूर्वी भारत दक्षिणी और पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में ही अंडो निकोबार द्वीप समूह स्थित है।
स्थित है। अगर देखा जाए कि भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी है। अगर भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग के बात किया जाए, दक्षिणी मतलब नीचे से अगर इधर बात किया जाए दक्षिणी पूर्वी भाग, तो इधर बंगाल की खाड़ी है। अंडो निकोबार द्वीप समूह स्थित है खाड़ी में है, तो बंगाल की खाड़ी में है। याद रखना है कि ग्रेट निकोबार अंडो निकोबार जो द्वीप समूह है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग अरब सागर है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप स्थित है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी भाग अरब सागर है। अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग बात किया जाए, दक्षिणी अगर नीचे पश्चिमी की बात किया जाए तो इधर लक्षद्वीप है। याद रखना है कि दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर में स्थित, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप है। अगर आएगा कि लक्षद्वीप स्थित कहाँ है, तो भारत के किस दिशा में है, तो दक्षिणी पश्चिमी भाग अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप है। अगर उत्तरी दक्षिणी पूर्वी की बात किया जाए, खाड़ी है दक्षिणी पूर्वी में, दक्षिणी पूर्वी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आगे देखा जाए तो आगे पॉइंट करता है कि भारत के मालाबार तट पर लक्षद्वीप के बीच जो सागरीय भाग है उसे हम लक्षद्वीप सागर कहते हैं। अगर भारत के मालाबार तट लक्षद्वीप के बीच जो सागरीय भाग है, मालाबार तट लक्षद्वीप के बीच जो सागरीय भाग है उसे हम लक्षद्वीप सागर कहा जाता है। बताया जाता बताते हैं लगभग लगभग मान लिया जाए कि भारत जो है यार भारत का अगर लगभग मान लिया जाए तो यहाँ पर है इसे मालाबार जो यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर श्रीलंका है, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अंडो निकोबार है। अगर संक्षेप में मान लिया जाए लगभग चित्र को, तो मान लिया जाए कि लक्षद्वीप जो है ना, लक्षद्वीप दक्षिण पश्चिमी अरब सागर जो ये है, अरब सागर पूरा है। इधर नीचे हिंद महासागर, हिंद महासागर के ऊपरी भाग को अगर बात किया जाए, हिंद महासागर के जो ऊपरी भाग समुद्र होता है ना उसे हम अरब सागर कह देते हैं। अगर दक्षिणी पूरब के बात करें तो उसे ही हम बंगाल की खाड़ी कह देते हैं। तो जो यहाँ पर है उसे यही मालाबार तट है। मालाबार तट को हम लक्षद्वीप कहा जाता है। भारत के अगर बात किया जाए तो भारत में अगर बात किया जाए तो भारत में नौसेना समुद्र सीमा बनाता है। अगर भारत के बात किया जाए, भारत के 9 राज्य समुद्र सीमा बनाता है। अगर भारत में राज देखा जाए तो कितने समुद्र से सीमा बनाता है, तो 9 राज्य। तो आगे देखते हैं कि 19 से सीमा नहीं बनाता है। अरब सागर के साथ 5 भारतीय राज्य सीमा बनाता है जो निम्न है: गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये सब जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, वो अरब के साथ 5 भारतीय राज्य सीमा बनाता है जो निम्न है: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल।
चलिए आगे देखते हैं कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। अगर बात किया जाए तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच, तो किन खाड़ी हैं, तो मन्नार की खाड़ी स्थित है। मन्नार के खाड़ी स्थित है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। मान लिया जाए कि यहाँ तमिलनाडु जो राज्य है, यहाँ पर श्रीलंका, ये बीच में कौन सा खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी स्थित है। आगे देखते हैं कि भारत के मुख्य भूमि समुद्र की सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत के भूमि की समुद्र सीमा के बात किया जाए तो 6100 किलोमीटर है। आगे देखते हैं पॉइंट कि भारत के संपूर्ण समुद्र सीमा लक्षद्वीप और अंडो निकोबार द्वीप समूह सहित लंबाई 7516 किलोमीटर है। अगर पूरा भारत के संपूर्ण समुद्र सीमा लक्षद्वीप और अंडो निकोबार द्वीप समूह पूरा सहित लिया जाए तो भारत की लंबाई लगभग 7516 किलोमीटर हो जाता है। अगर समुद्र सीमा लक्षद्वीप अंडो निकोबार द्वीप समूह सहित लंबाई के लगभग 7516 किलोमीटर हो जाता है। अगर भारत के मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लगभग कहेगा तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, अगर पूरा कहेगा कि भारतीय के संपूर्ण समुद्र की सीमा, जिसमें आ जाएगा लक्षद्वीप अंडो निकोबार द्वीप समूह सहित, जो 7516 किलोमीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं पॉइंट कि भारत की लंबाई स्थलीय सीमा जो है भारत के लगभग 15200 किलोमीटर है। आगे देखते हैं कि भारत के संपूर्ण सीमा, अगर भारत के संपूर्ण सीमा मिला लिया जाए तो स्थलीय और जलीय दोनों मिला लिया जाए तो लंबाई हो जाएगा 22,716 किलोमीटर। ये भी याद रखना है कि भारत के संपूर्ण सीमा पूछ लिया जाए स्थलीय और जलीय मिलाकर तो 22,716 किलोमीटर हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर 3.4 पॉइंट है। अगर देखा जाए तो भारत के अगर मुख्य भूमि समुद्र सीमा की लंबाई कहेगा, भारत के मुख्य भूमि से समुद्र के सीमा कहेगा तो 9 सटता है ना, तो उसी 9 से सीमा निकाला गया है तो 6100 किलोमीटर। अगर भारत के समुद्रीय सीमा अगर संपूर्ण कहेगा, संपूर्ण समुद्र सीमा जिसमें लक्षद्वीप भी समुद्र में है, अंडो निकोबार पूरा द्वीप समूह सहित लिया जाएगा तो इसमें 7516 किलोमीटर हो जाएगा। अगर भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कहा जाए, स्थलीय सीमा सिर्फ भारत के, तो 15,200 किलोमीटर। भारत के संपूर्ण सीमा पूरा जलीय सब मिलाकर पूरा तो हो जाएगा 22,716 किलोमीटर। आगे देखें कि भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनती है तथा सबसे छोटे स्थलीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनती है। सबसे लंबी सीमा गुजरात राज्य बनाता है, वही सबसे छोटी समुद्र सीमा गोवा बनाता है। अगर बात किया जाए कि भारत के सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात से बनाता है, वहीं छोटा समुद्र सीमा गोवा से बनाता है। अगर और बात किया जाए कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कहा जाए तो किस देश से मिलती है, बांग्लादेश से। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा कहा जाए तो अफगानिस्तान से बनती है। आपके पास एटलस रहना जरूरी है। पश्चिमी भारत के सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात राज्य से बनता है, सबसे छोटी समुद्री सीमा गुजरात राज्य से बनती है। आगे देखते हैं कि पूर्वी भारत के सबसे लंबी समुद्री सीमा आंध्र प्रदेश राज्य के साथ बनता है तथा सबसे छोटी समुद्र सीमा पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है। पूर्वी भारत के सबसे लंबी समुद्र सीमा बात किया जाए, पूर्वी सबसे लंबी समुद्र सीमा के आंध्र प्रदेश राज्य के साथ बनाता है तथा छोटी समुद्र सीमा पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है। आगे पॉइंट देखते हैं कि दक्षिण भारत के सबसे लंबी सीमा अगर कहा जाए तो आंध्र प्रदेश राज्य बनाता है। बांग्लादेश भारत का बांग्लादेश जो है वो सीमा लगता है उसका 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर, ये याद रखना जरूरी है कि ये चेंज नहीं हो पाएगा। होने के लिए हो सकता है लेकिन हो नहीं पाएगा, इसलिए इससे याद रखना जरूरी है। इस किलोमीटर की याद रखना जरूरी है कि 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है। अगर और बात किया जाए तो भारत
पांच भारतीय राज्य बांग्लादेश के सीमा बनाती है। कौन कौन बनाती है? तो देखिए, भारत है ना, भारत राज्य, पांच राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाती है। उस सीमा, पांचों सीमा जो बनाती है राज्य, जैसे में कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसका कुल लंबाई कितना हो जाएगा? पांच को मिलाएंगे तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो बांग्लादेश के साथ कितना हो जाएगा? टोटल मिलाकर हो जाएगा 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल बनाता है। बांग्लादेश के साथ लंबी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है। याद रखना है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा, सब पश्चिम पश्चिम बंगाल सब जगह बांग्लादेश के सबसे सीमा लगाती है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी राज्य, भारत के किस राज्य की है? तब पश्चिम बंगाल की है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घुरा है। त्रिपुरा को याद रखना है नोट में कि त्रिपुरा एक ऐसे राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा, याद रखना है त्रिपुरा को। अगर चीन की बात किया जाए तो भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा चीन के साथ बनाता है, ठीक ना। भारत अगर स्थलीय सीमा के चीन के साथ बनाता है, चीन के साथ भारतीय सीमा की लंबाई, चीन के साथ अगर भारतीय सीमा की लंबाई कहा जाए तो 3488 किलोमीटर होता है। चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा याद रखना है कि चौरासी बोल रहे हैं, 3488 किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर है। आगे देखते हैं कि चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाती है। और भारत और चीन के बीच, भारत के चीन के बीच सीमा का निर्धारण मैकमोहन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ था और यह रेखा मूलतः अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच सीमा बनाती है। चीन के बीच सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश का पहला नाम नेफा था। नेफा का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट फॉरेनियर एजेंसी। कहने का मतलब है चीन का भारत के साथ अगर देखा जाए तो किलोमीटर लगा हुआ है भारत से सीमा। अगर वही चीन के साथ अगर लद्दाख का, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, चार राज्य मिलता है। इसमें लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, दो हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पाँच हो जाएगा ना। हाँ, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पांच सीमा बांग्लादेश से भी लगता है और चीन से भी पांच राज्य भारत का लगता है। तो अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाती है। और अगर मूलतः माना जाए तो भारत और चीन के बीच जो सीमा निर्धारित मैकमोहन रेखा है ना, उससे निर्धारित हुआ था 1914 में कि अरुणाचल प्रदेश से सिर्फ कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश और चीन का जो सीमा लगती है, उसी जो अलग करती है रेखा, उसी को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगर मूलतः माना जाए तो अरुणाचल प्रदेश के पहला नाम नेफा था। नेफा का अर्थ था नॉर्थ ईस्ट फ्रोंटियर फ्रोंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रोंटियर एजेंसी। अगर भारत का अगर मैकमोहन रेखा माना जाए तो अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा जो लगती है, भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश और चीन के जो सीमा लगती है, उसी को हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर देखा कि जो ये सीमा है ना, ये सीमा जो अरुणाचल प्रदेश का, ये सिक्किम और चीन से सटा हुआ है। इसी रेखा को हम मूलतः मैकमोहन रेखा कहते हैं। यहाँ पर त्रिपुरा है, ये बांग्लादेश है। देखो तीनों तरफ से घिरा हुआ बांग्लादेश त्रिपुरा है। त्रिपुरा को देखा जाए तो ये बांग्लादेश है और ये त्रिपुरा राज्य है। त्रिपुरा ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगर इधर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल है, इधर असम ऐसा लगता है, मेघालय है, यहाँ त्रिपुरा हो गया, यहाँ मिजोरम लग गया। तो एक दो तीन चार पाँच पश्चिम बंगाल मिलाकर बांग्लादेश से सटता है। अगर यहीं चीन की बात किया जाए तो यहाँ पर लद्दाख लगता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तीन हो गया और सिक्किम चार हो गया, अरुणाचल प्रदेश पाँच हो गया। चलिए आगे देखते हैं।
अगर आगे देखा जाए तो पॉइंट कहता है कि अ, तीन भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल पर तीन देशों के साथ ही सीमा बनाती है। अगर तीन भारतीय राज्य ऐसे हैं, भारत के तीन भारतीय राज्य जो पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल सीमा बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर पश्चिम बंगाल को अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल राज्य है भूटान और नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। याद रखना है कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तीन देशों से सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल को देखा जाए तो पश्चिम बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ बनाती है। अगर सिक्किम की बात किया जाए तो नेपाल, भूटान और चीन से मिलता है सीमा। सिक्किम के किन किन देशों से मिलती है? नेपाल, भूटान और चीन। अरुणाचल प्रदेश के देखा जाए तो भूटान, चीन, म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश ये भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा बनाती है। आगे देखते हैं कि पाकिस्तान की बात किया जाए तो भारत पाकिस्तान के साथ तीसरी सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाती है। तीसरी सबसे लंबी सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान के 3323 किलोमीटर और 5 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान की सीमा बनाती हैं, जो निम्न है। लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। याद रखना ये भी 5 हैं, लेकिन इसमें केंद्र शासित राज्य मिलकर भारतीय अगर 5 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान की सीमा बनाती है, जो निम्न है: लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात। अगर इससे बात किया जाए, इसमें पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा राजस्थान बनाती है। अगर पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा पूछ दिया जाए कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य जो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा सीमा बनाती है, तो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। आगे देखते हैं कि रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को निर्धारण रेड क्लिफ रेखा यह यह 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था। यह एक अध्यारोपित रेखा है। आगे देखते हैं कि नेपाल, भारत एक साथ चौथी सबसे लंबा भारत के साथ चौथी सबसे लंबा सीमा बनाती है। भारत नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर। नेपाल 5 भारतीय राज्य के साथ सीमा बनाती है, जो निम्न है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम। याद रखना है कि नेपाल जो है भारत के साथ चौथी सबसे लंबी सीमा बनाती है। तीसरी बताना है कि तीसरी कौन है। और चौथी सबसे लंबी सीमा बनाती है नेपाल। भारत नेपाल की सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। नेपाल के साथ 5 भारतीय राज्य के साथ सीमा बनाती है। वो कौन कौन है याद रखना है: उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगर वही बात किया जाए रेड क्लिफ रेखा के, तो भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित किया गया था 17 अगस्त 1947 को। चलिए आगे देखा जाए पहले आप लोग उत्तर दीजिए कि बिहार जो है, बिहार कितने राज्य भारतीय में कितने राज्य से सीमा लगता है? बिहार राज्य भारत के कितने राज्यों से, बिहार राज्य कितने राज्यों से, बिहार के राज्य से कितने राज्यों से ये टच करता है? बताया जाए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। बिहार राज्य कितने राज्यों से टच होता है बताया जाए। भारतीय की राज्य बताना है कि भारत में कितने राज्य से बिहार राज्य जो है टच सीमा लगाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से मिलता है ना, 8 राज्यों से सीमा बनाती है। इसी बिहार के बताना है कितने राज्यों से सीमा बनाती है। आगे देखते हैं, अगर आगे देखा जाए तो म्यांमार के नाम पुराना नाम था बर्मा, जो भारत के पश्चिमी सबसे लंबी सीमा म्यांमार के साथ बनाती है। इसकी लंबाई 1643 किलोमीटर इसके साथ बनाती है, जो निम्न है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। याद रखना है कि म्यांमार के साथ भारतीय राज्य सीमा बनाती है 4 राज्य। म्यांमार के साथ पश्चिमी सबसे लंबी सीमा म्यांमार के साथ बनाती है। इसकी लंबाई 1643 किलोमीटर इसके साथ 4 भारतीय राज्य सीमा बनाती है, जो पहला पर अरुणाचल प्रदेश होगा, दूसरा पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भूटान
भारत के उत्तर में भूटान है, ठीक। एक पर्वतीय देश है, यह एक पर्वतीय देश है जहाँ पर बहुत सारा पर्वतीय देश का मतलब वहाँ पर अधिकतर जो है पर्वत ही है। भारत भारत भूटान के साथ 699 किलोमीटर सीमा बनाती है। ये भी 4 भारतीय राज्य भूटान से सीमा बनाती है: अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम। याद रखना है कि भूटान से सीमा भारत की लगती है 699 किलोमीटर। और कौन कौन राज्य है भारत का? तो अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम भूटान से लगता है। आगे देखते हैं कि अफगानिस्तान, भारत के सबसे छोटी सीमा अगर बात किया जाए भारत का, तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से लगता है। पाकिस्तान के साथ बनाती है भारत एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है। अगर आगे देखा जाए तो भारत के भीतर 5 राज्य ऐसे हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है न ही समुद्र सीमा बनाता है। वह 5 राज्य निम्न है, जैसे कि हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। इनको याद रखना जरूरी इसलिए होगा, न किसी समुद्र से टच होते हैं न किसी अंतर्राष्ट्रीय यानी देशों से लगते हैं। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो न कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते, मतलब किसी देश से, किसी अन्य देश यानी विदेश से नहीं लगते हैं और नहीं समुद्र से सीमा बनाते हैं। वह 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? तो हरियाणा याद रखना है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है और झारखंड है। ये 5 राज्य है ना जो भारत के किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ना ही समुद्र सीमा से बनाता है। कहे का मतलब सिंपल अर्थ है, ना किसी देश से टच, अन्य देश से टच होता है। इसीलिए यहाँ पर बॉर्डर, मतलब बॉर्डर जो होता है ना, हरियाणा का बॉर्डर नहीं पाकिस्तान से नहीं लगता, मतलब अन्य देशों से नहीं लगता है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड 5, और नहीं समुद्र से लगता है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड, ये 5 राज्य याद रखना जरूरी होगा कि न भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहे कि मतलब कि विदेश का मत विदेश विदेश से नहीं लगता है। जैसे कि राजस्थान पाकिस्तान से लग जाता है। अगर बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से लग जाता है, वहीं सिक्किम की बात किया जाए तो चीन और भूटान से लग जाता है। तो इसी तरह हरियाणा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। 5 राज्य याद रखना है: झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, हरियाणा। और नहीं ये समुद्र से बनता है, नहीं समुद्र से सीमा बनाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश नहीं, सॉरी, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सब जो है तट पर है, समुद्र तट पर है। लेकिन ये एक ऐसा राज्य है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, 5 राज्य जो समुद्र और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में 16 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो अन्य देशों से सीमा बनाते हैं यानी बॉर्डर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में पहला देखा जाए तो गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। याद रखना है कि भारत में 16 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जैसे कि पहला में गुजरात। आप लोग को कमेंट में देना है कि गुजरात किस देश से लगता है, बताना है। आपको देश बताना है कि किस देश से ये लगता है, किस देश से गुजरात किस देश से लगता है। राजस्थान भी बताना है। तो पहला पर राजस्थान, आप लोग का 16 का 16 देना है उत्तर कि किस देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। भारत का ये कौन सा राज्य 16 राज्य है जो लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में गुजरात, तो आपको देना है कि गुजरात लगता है। तो बताना है पाकिस्तान से, राजस्थान, पाकिस्तान, पंजाब, पाकिस्तान, हिमाचल प्रदेश अगर कहा जाए तो बताना है कमेंट में कौन कौन सा होगा। उत्तराखंड के बताना है 5 नंबर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश बताना है बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। आगे देखते हैं कि भारत 7 देशों के साथ जलीय सीमा बनाती है। अगर भारत 7 देश के साथ, भारत के 7 देशों के साथ
के साथ जलीय सीमा बनाती है। मतलब कहने का मतलब है कि अन्य देश होकर भी समुद्र यानी पानी, पानी जहाँ समुद्र कह सकते हैं, समुद्र समुद्र और देश से टकराते हैं। जैसे कि पाकिस्तान, पाकिस्तान भी है जो खंबात की खाड़ी जो है, तब्बत की खाड़ी, अरब सागर जो है टकराती है सीमा, और सीमा भी लगती है। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश है जो समुद्र और जलीय सीमा बनाती है, जलीय सीमा बनाती है। बांग्लादेश से भी भारत की सीमा लगती है, जलीय सीमा। और म्यांमार से जलीय सीमा लगती है, श्रीलंका से भी जलीय सीमा लगती है, मालदीव से भी लगती है, और थाईलैंड से भी लगती है, इंडोनेशिया से भी लगती है, इंडोनेशिया से भी लगती है। भारत के 7 ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा से बनाती हैं। जैसे कि भारत भारत अगर भारत देश की बात किया जाए तो जलीय सीमा बनाती है। पाकिस्तान के साथ जलीय सीमा बनाती है भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड और इंडोनेशिया। थाईलैंड, इंडोनेशिया याद रखना है, थाईलैंड और इंडोनेशिया। आगे देखते हैं पॉइंट कि भारत के 3 देशों के साथ जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाती है, जो निम्न है। अगर पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान के साथ जलीय भी और थलीय भी, बांग्लादेश से भी थलीय और जलीय दोनों, और म्यांमार से भी। चलते हैं आगे कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक राज्यों के साथ, उत्तर प्रदेश जो राज्य है भारत का, बनाने वाला राज्य है। राज्यों के साथ, सर्वाधिक राज्यों के साथ जो 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, जो निम्न है। देखना है कि उत्तराखंड, उत्तराखंड से भी लगता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगती है। याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य 8 से भारत की सीमा बनाती है।
अगर राज्य की बात किया जाए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। आगे देखते हैं पॉइंट कि उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनाता है, वही सबसे छोटा सीमा हिमाचल प्रदेश से बनाता है। याद रखना है कि उत्तर उत्तर प्रदेश का अगर सबसे बड़ा सीमा अगर दिया जाए प्रश्न कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनाती है और वही सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से बनाता है। मध्य प्रदेश से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश सीमा लगता है और सबसे छोटा सीमा लगता है हिमाचल प्रदेश से। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश की दिल्ली दिल्ली तथा एक देश नेपाल के साथ सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है, एक देश नेपाल की सीमा बनाती है। अगर देश की बात किया जाए और केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो एक एक है, जिसमें अगर भारत में केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो दिल्ली से टकराती है, और अगर वही देश की बात किया जाए अन्य देश तो अन्य देश हो जाएगा नेपाल। नेपाल के साथ सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश। आइए आगे देखते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश हरियाणा के बॉर्डर पर शासित प्रदेश है। दिल्ली उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर जहाँ पर तक सटते हैं, मतलब कि यहाँ पर सटते हैं जो हरियाणा हो गया, ये जो जहाँ पर टकराते हैं दोनों की सीमा वहाँ पर दिल्ली स्थित है। अगर दिल्ली का देखा जाए मैप के अनुसार तो दिल्ली एक छोटा सा एक बिंदु है। अगर मैप में देखा जाता है एक बिंदु दर्शाता है जिसे हम दिल्ली कहते हैं। दिल्ली उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश है। इस भारत का राजधानी दिल्ली है। इतना तो जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली में बहुत कुछ है, जाइए देखिए घूरिए। सोनभद्र सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्य बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। अगर बात किया जाए राज्य जो 4 राज्य, सोनभद्र एक ऐसा जिला है, सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्य बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सीमा बनाती है। सोनभद्र मध्य प्रदेश यह 5 भारतीय राज्य के साथ सीमा बनाती है जो निम्न है: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। याद रखना है कि मध्य प्रदेश 5 राज्य से सीमा बनाती है। कौन कौन देश हैं तो उत्तर प्रदेश एक हो जाएंगे, राजस्थान हो जाएंगे, गुजरात हो जाएंगे और महाराष्ट्र हो जाएंगे और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिहार के उत्तर में नेपाल है। याद रखना है कि बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल है। पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में बताना है। पश्चिम में कौन सा हो जाएगा तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किया जाए तो यह 5 राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। इसके उत्तर में बिहार, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में छत्तीसगढ़ तथा उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है, झारखंड का। अगर क्षेत्रफल बात किया जाए, भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 किलोमीटर है, जो विश्व का कुल क्षेत्रफल 2.42% है। अगर क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत से 6 बड़े देश निम्न है। क्रम अवरोही क्रम यानी घटते क्रम यानी सबसे जो छोटा होगा वो लास्ट में होगा, निम्न है। अगर भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो याद रखना है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, जो विश्व का कुल क्षेत्रफल 2.42% है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व का 7वां स्थान है। अगर विश्व में भारत का स्थान देखा जाए तो 7वां है, सबसे बड़ा देश है। अब भारत में 6 बड़े देश निम्न है। 6 बड़े देश होंगे तो ना 7वां देश भारत होगा। तो 6 कौन कौन देश हैं उसको हम घटते क्रम में देखेंगे, यानी सबसे बड़का सबसे पहले और सबसे छोटा सबसे अंत में। तो सबसे बड़ा हो जाएगा रूस, उसके बाद कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। याद रखना है कि रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। अगर ऐसे देखा जाए तो एक यूरोप का है कनाडा,
कनाडा उत्तर अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर अमेरिका, चीन एशिया, ब्राज़ील उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हो जाएगा, भारत एशिया में हो जाएगा। तो कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के क्षेत्रफल का सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्रफल है, कौन सा देश? तो रूस, दूसरा पर कनाडा, तीसरा पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा पर चीन, पांचवा पर ब्राजील, छठा पर ऑस्ट्रेलिया, सातवां पर भारत। आगे देखा जाए क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,000 है, 3,42,239 किलोमीटर है। अगर भारत के क्षेत्रफल के आधार पर राज्य देखा जाए तो राजस्थान है, जिसका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वही क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा है, जिसका क्षेत्रफल 3,702 किलोमीटर है, 3,702 किलोमीटर है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को अगर देखा जाए तो देखा जाए कि जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा रहेगा और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप रहेगा। अगर और देखा जाए कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान का 4 गुना अधिक बड़ा, भारत का क्षेत्रफल जो है पाकिस्तान से 4 गुना अधिक बड़ा है, तब पर भी पाकिस्तान नहीं कुछ समझता है। चलो आगे चलते हैं। और बांग्लादेश बांग्लादेश से 23 गुना अधिक बड़ा है। तो याद रखना, प्रश्न हम लोग का यही बनता है कि कभी कभी पूछता है सवाल कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना अधिक बड़ा है, तो 4 गुना याद रखना है। और अगर बांग्लादेश से पूछा जाए कि बांग्लादेश से कितना गुना अधिक बड़ा है, तो 23 गुना याद रखना है कि भारत का क्षेत्रफल है ना, बांग्लादेश 23 गुना बड़ा है और 4 गुना अधिक बड़ा है भारत पाकिस्तान से। क्षेत्रफल के आगे देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर भारतीय राज्य का क्रम। अगर क्षेत्रफल के आधार पर भारतीय राज्य का क्रम देखेंगे, 4 बड़े राज्य घटते क्रम में सबसे बड़ा सबसे पहले तो राजस्थान आ जाएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, 4 ही देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर राज्य का क्रम देखा जाए तो 4 ही पूछता है, कभी कभी पूछता है कि सबसे बड़ा, तो सभी को याद रहता है कि राजस्थान है। दूसरा से याद रखना है हम लोगों को कि क्षेत्रफल के आधार पर भारतीय राज्य का सबसे बड़ा दूसरा कौन सा होगा, तो मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं कि लद्दाख लद्दाख की कुछ हिस्सा पर चीन का अधिकार है, जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं। लद्दाख के कुछ हिस्सा जो है ना, लद्दाख जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो कुछ हिस्सा पर चीन का अधिकार है, ठीक ना। तो उसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्साई चीन किसे कहते हैं, तो लद्दाख का कुछ हिस्सा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, आपको बता दे कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, जिस पर चीन का कुछ हिस्सा उस पर अधिकार है, ठीक ना। उसे ही अक्साई चीन कहते हैं। जो चीन हथियाया है उसे ही जो अ, हथियाया भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, उस अधिकार को अपनाया गया वो जगह जो क्षेत्र है उसे हम अक्साई चीन कहते हैं। वही लद्दाख के कुछ का हिस्सा है। लद्दाख लद्दाख का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के, जिसे हम पाक अधिकृत पीओके पाक ऑक्युपिड कश्मीर कहते हैं। फुल फॉर्म था। आइए देखते हैं कि एलएसी अगर देखा जाए आगे देखा जाए कि एलएसी लाइन और एक्टिक्वल कंट्रोल भारत, यह रेखा लद्दाख के भारत और चीन के बीच खींची गई है। एलएसी की बात किया जाए तो एलएसी एक रेखा है जो लद्दाख और भारत और चीन के बीच खींची गई है। लद्दाख में भारत की तरफ से भारत की तरफ से भारत और चीन के बीच खींची गई है। पूछता है कि वो कौन सा रेखा है जो लद्दाख से खींची गई है, चीन के बीच कौन सा रेखा है, तो एलएसी है। अगर एलओसी की बात किया जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो
ये रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच लद्दाख का हिस्सा जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई लद्दाख के हिस्सा जिसे हम एलओसी कहते हैं। अगर चीन की वही बात किया जाए, अगर चीन के बात किया जाए, लद्दाख का हिस्सा जो भारत की तरफ से चीन के बीच खींची गई एक रेखा है, खींची गई है, उस हम रेखा को कहते हैं एलएसी। याद रखना है, एलएसी और एलओसी में पाकिस्तान क्या आ जाएगा, लद्दाख का हिस्सा। आगे देखते हैं, जनसंख्या पॉपुलेशन 2011 जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ बताई गई थी, जो विश्व का कुल जनसंख्या की आबादी कुल जनसंख्या की आबादी 17.5% थी। ठीक, आगे देखते हैं कि जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व दूसरा स्थान है, वहीं पहला स्थान चीन का है। अगर 2011 के अनुसार देखा जाए, ये पॉइंट कहता है, ये पॉइंट हम लोग को समझाना चाहता है कि 2011 के अनुसार जो भारत के अनुसार आबादी थी, 2011 के अनुसार जनगणना हुआ था 121, वो विश्व में कुल आबादी का 17.5% थी। जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व दूसरा था, लेकिन अब पहला हो चुका है। वो पहला स्थान चीन का था, पहले चीन का था, अब नहीं है। जनसंख्या में तो भारत आगे हो ही रहा है, बेरोजगारी में भी तो आगे है। चलो आगे देखते हैं, भारतीय राज्यों में जनसंख्या के आधार राज्य उत्तर प्रदेश है, तो वही सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। अगर बताया जाए, ये पॉइंट कहता है कि भारतीय राज्यों में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में, यहाँ लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। वहीं सबसे छोटा राज्य देखा जाए तो सिक्किम है। आगे देखते हैं पॉइंट कि केंद्र शासित प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, वही कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अगर वो राज्य के बात है कि राज्य में अगर बात जनसंख्या की हुई हो तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा और छोटा सिक्किम होगा। अगर एक केंद्र शासित प्रदेश की बात की हो, इस पॉइंट में दिया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश का सबसे वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जहां सांस भी लेना मुश्किल है। आगे देखते हैं कि वह कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है जहां लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप को कहा जाता है कि घोड़े की नाल की तरह दिखता है लक्षद्वीप। वहां पर छुट्टियां मनाने लोग बहुत जाते हैं टूर पर। चलिए आगे देखते हैं कि जनसंख्या के आधार पर अगर घटते क्रम में देश देखा जाए, देश की बात कर रहा है 2011 का अनुसार दे रहा है। ये नहीं कि अब नहीं, जनसंख्या आधार पर तो सिर्फ ई चेंज हो जाएगा, ये दोनों। अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राज़ील याद रखना है। भारत, चीन, अमेरिका और इंडोनेशिया और ब्राज़ील। अभी अगर 2011 के अनुसार पूछा जाएगा तो चीन ही होगा आंसर। अगर 2011 के अनुसार प्रश्न दे दिया जाए तो भारत नहीं होगा, चीन ही होगा। दूसरा पर भारत और अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राज़ील होगा। आधार पर अगर घटते क्रम में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश होगा, सबसे बड़ा महाराष्ट्र होगा, बिहार होगा। 3 नंबर पर हमारा बिहार आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, और 4 नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है। तो आधार पर आज देखना है भारत का कि सबसे उत्तर प्रदेश, तो ये याद ही रहता है सभी को लगभग। आगे देखते हैं 2 नंबर से कि महाराष्ट्र, बिहार, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये 3 है जो संख्या पर, जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम में है। द्वीप समूह, अगर द्वीप समूह के बाद अगला पॉइंट कहता है द्वीप, वैसा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा उसे द्वीप कहलाता है, जैसे कि लक्षद्वीप। लक्षद्वीप होगा ना, विश्व का सबसे बड़ा, अगर बात, ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है। और ग्रीनलैंड की भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महादेश में अंतर्गत आता है, लेकिन इस पर राजनीतिक अधिकार यूरोप महादेश का है। यहाँ शासन डेनमार्क के द्वारा चलाया जाता है। अगर यहाँ पर शासन प्रशासन डेनमार्क के द्वारा चलाया जाता है। अगर विश्व में सबसे बड़ा द्वीप के बाद है तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड की राजधानी याद रखना है नूक है। और ग्रीनलैंड के भौगोलिक रूप उत्तरी अमेरिका महादेश में है, लेकिन इसकी राजनीतिक अधिकार यूरोप महादेश
बनाता है। अगर आप लोग के पास एटलस है तो देखिए बढ़िया संपूर्ण आएगा। यहाँ पर शासन और प्रशासन डेनमार्क के द्वारा चलाया जाता है। आगे देखते हैं कि प्रादीप। प्रादीप आखिर है क्या, पॉइंट ये कहना क्या चाह रहा है। प्रादीप कहता है कि वैसा भूभाग जो तीनों तरफ से जल से एक तरफ जलखंड से घिरा हुआ है प्रादीप कहलाता है। जैसे कि हमारा देश भारत एक प्रादीपीय भारत है, क्योंकि इसके पूर्वी भाग पश्चिम बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी भाग अरब सागर से और दक्षिणी भाग हिंद महासागर से लगती है। अगर प्रादीपीय प्रादीपीय कहने का मतलब है कि वैसा वैसा भूभाग, मतलब वैसा भूभाग कहने का मतलब बहुत बड़ा जोर दे रहा है कि भूभाग वैसा मतलब जमीन। हम लोग अगर अपना भाषा में कहा जाए तो जमीन, मान लिया जाए कि 1 कट्ठा की जमीन है, वो तीनों तरफ से, 3 तरफ से अगर वह जल से लग रहा है और एक तरफ स्थल जमीने से लग रहा है, तो उसे ही हम लोग कहेंगे प्रायद्वीप। जैसे कि भारत है जो तीनों तरफ से लगता है, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है ना कि प्रायद्वीपीय भारत। तो इसीलिए प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रायद्वीपीय हम उसे ही कहते हैं जो तीनों तरफ से जल से लगा हो, एक तरफ जलखंड से घिरा हुआ। थलसन एक तरफ जलखंड से नहीं, तीनों तरफ जल से घिरा हो, एक तरफ थलखंड थलखंड से घिरा हुआ। अपने भाषा में याद रखना जरूरी रहता है, इसलिए प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। वैसा हमारा देश भारत है। अगर भारत को प्रूव किया जाए कि कैसे हम मान लिया जाए कि ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो हम देखेंगे कि तीनों हिस्सा में भारत का जल है कि नहीं है, समुद्र। तो इसकी अगर पूर्वी भाग में हम बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम अगर पूर्वी भाग में हम देखा जाए तो उस तरफ बंगाल की खाड़ी लगती है, और पश्चिम में देखा जाए तो अरब सागर लगती है, और दक्षिण में देखा जाए तो हिंद महासागर है। अगर उत्तर देखा जाए तो उत्तर में हिमालय पर्वत है, तो इसीलिए स्थल खंड इससे घिरा हुआ है। इसीलिए प्रूव दैट कि प्रायद्वीपीय भारत भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, क्योंकि प्रायद्वीपीय का अर्थ ही होता है कि तीनों देश से जल से घिरा हो, एक देश थल से घिरा होना चाहिए, हिमालय है। आगे देखते हैं। आगे पॉइंट कहता है कि विश्व के बड़ा प्रायद्वीपीय अरब प्रायद्वीपीय है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीपीय है, क्योंकि इसके पूरब में भारत में फ्रांस की खाड़ी, फ्रांस की नहीं, सॉरी, फारस की खाड़ी, और पश्चिम में फारस की खाड़ी, और पश्चिम पश्चिम भाग में लाल सागर, और दक्षिणी भाग में अरब सागर है। अगर देखा जाए विश्व के सबसे बड़ा प्रायद्वीप का प्रश्न आ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, भारत प्रायद्वीप है लेकिन विश्व का बड़ा नहीं है। अगर विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय के बात कहा जाए तो अरब प्रायद्वीप, या अरब प्रायद्वीप, क्योंकि इसके पूरब में, अगर इसके पूरब में अगर देखा जाए, आप एटलस निकाले होंगे तो उसमें दिखता होगा कि पूर्वी भाग जो है वो फारस की खाड़ी से लगती है, और पश्चिमी भाग लाल सागर से, और दक्षिणी भाग अरब सागर से लगती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं तट। आखिर तट क्या है, तट किसे कहेंगे। समान तौर पर भारत का पूर्वी तट कोरोमंडल तट, जबकि पश्चिमी तट मालाबार तट कहा जाता है। समान तौर पर अगर भारत की बात किया जाए तो पूर्वी तट पर, अगर भारत का बात किया जाए, भारत लगभग ऐसा ही है। हम लोग सिर्फ समझना है कि पूर्वी तट, यानी पूर्वी तट, इस तट कोरोमंडल तट, इसको हम पश्चिमी तट है, इसे मलाबार तट कहते हैं। मलाबार तट केरल केरल से स्थित है, और कोरोमंडल चेन्नई में, सॉरी, चेन्नई में, हाँ सही है, चेन्नई में स्थित है। उसमें मलाबार तट केरल में, और कोरोमंडल कोरोमंडल जो है तमिलनाडु में। अब कठिवाड़ तट आ गया, तो कठिवाड़ तट यहाँ से गुजरात शुरू होता है,
गुजरात गुजरात का जो क्षेत्र क्षेत्र जो गुजरात तट समुद्र से लगता है उसे कठियावाड़ तट कहते हैं। गुजरात के तट को कठियावाड़ कहा जाता है। आगे देखते हैं कि कोकण तट, अगर कोकण तट माना तो कोकण तट गोवा का जो क्षेत्र, गोवा का जो दमन से लेकर गोवा तक के तट कोकण तट आएंगे। ठीक। केंद्रा तट, अगर केंद्रा तट के बात किया जाए, केंद्रा तट के बात किया जाए तो गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तक के तट को हम केंद्रा तट कहा जाता है। केंद्रा तट गोवा से लेकर कर्नाटक मंगलुरु केंद्रा तट कहा जाता है। लगभग यहाँ पर है केरल, केरल है तो यहाँ पर ही ऊपर कर्नाटक आ जाता है, उसके बाद गोवा यहाँ पर आएगा। तो गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक, यहाँ तक मंगलोर यहाँ पर स्थित होगा, तो वहाँ तक का मंगलोर तट को हम केंद्रा तट कहते हैं, केंद्रा तट कहते हैं। आगे देखते हैं कि 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल है ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के अलग करती है, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करती है। थोड़ा सा और है, दो 2 पेज और है तो भारत का ये पहला पहला भूगोल का पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल
हाँ, बता दें कि आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ज्ञान बिंदु का है भूगोल, जिसे बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए स्पेशल, अगर स्पेशल देखा जाए तो नहीं, भूगोल तो सिर्फ भूगोल है जिसे बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो दिया गया है कि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। आए देखा जाए कि यह अंडमान निकोबार, ऐसे तो पूरा एमटीएस एससीजीएल सभी के लिए है। आइए देखते हैं कि 10 डिग्री चैनल अंडो निकोबार को अलग करती है। 10 डिग्री चैनल है यह अंडो निकोबार को अलग करती है। दक्कन पास या दक्कन चैनल या दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान को अलग करता है। अंडो निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। कोको चैनल देखा जाए, कोको चैनल तो यह कोको द्वीप में कोको द्वीप को अंडमान को अलग करती है। अगर कोको चैनल की बात किया जाए तो कोको चैनल यह कोको द्वीप को अंडमान से अलग करती है। कोको द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कोको द्वीप जो है बंगाल के खाड़ी में स्थित है। इस म्यांमार का अधिकार था। कोको द्वीप अगर देखा जाए तो कोको द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इस पर म्यांमार का अधिकार है। अभी की बात किया जाए तो देखते हैं आगे की पाक जल संधि। यह भारत और श्रीलंका किसे अलग करती है। पाक जल संधि 8 डिग्री चैनल के बात किया जाए तो यह मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है। मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है 8 डिग्री, और 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के अलग करती है। याद रखना कि 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव मिनिकॉय को अलग करती है, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करती है। 11 डिग्री चैनल है यह मिनी द्वीप और कनमोरी द्वीप को अलग करती है। अगर आधार रेखा की बात किया जाए तो भारत का तटीय भाग टेढ़ी मेढ़ी है। इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा को आपस में जो रेखा सीधी से मिलाती है उसी आधार पर रेखा रेखा कहते हैं, आधार रेखा कहेंगे। भारत की तटीय भाग टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा को आपस में जो रेखा सीधी मिलाती है उस आधार रेखा कहते हैं। आगे देखते हैं कि आगे कहता है कि परदेशी जल सीमाएं की बात किया जाए तो परदेशी जल सीमाएं आधार रेखा से परदेशी जल सीमाएं की लंबाई 12 नॉटिकल मील समुद्री मील होता है। संलग्न क्षेत्र मंडल आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई 24 नॉटिकल मील या समुद्री मील होता है। अन्य क्षेत्र मंडल के बात किया जाए तो आधार रेखा अन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई 200 समुद्री मील होता है। अगर 1 नॉटिकल मील बराबर याद रखना होगा कि 1852 मीटर होता है या 1.852 किलोमीटर होता है। याद रखना होगा कि परदेशी जल सीमा आधार रेखा से परदेशी काल जल सीमा की लंबाई 12 नॉटिकल मील, यानी अगर भारत की बात किया जाए तो भारत का जहाँ से समुद्र लगता होगा परदेशी जल सीमा है वहाँ से 12 नॉटिकल मील समुद्र मील होता है, उसे हम परदेशी जल सीमा कहेंगे। अगर संलग्न क्षेत्र की बात किया जाए, भारत की आधार रेखा जहाँ पर समुद्र टच होता होगा, जैसे कि मतलब गुजरात में टच होता है, मुंबई में टच होता है, तो वहाँ से लेकर आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र की लंबाई 24 नॉटिकल मील होती है। अब 1 नॉटिकल मील बराबर बताया गया है कि 1.852 किलोमीटर होता है। तो लगभग निकाल लीजिएगा कितना होगा। 24 नॉटिकल बराबर 24 तो ऐसे हो जाएगा, मतलब एक मान लिया जाए तो ऐसे 40 लगभग हो जाएगा समुद्री मील। अन्य क्षेत्र के मंडल अगर बताया जाए तो आधार रेखा से अन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई 200 समुद्री मील होता है। समुद्री मील होता है, समुद्री मील को भी हम नॉटिकल मील ही कहते हैं। 200 समुद्री मील होता है। और अन्य क्षेत्र मंडल की बात किया जाए, पूछता है कभी कभी प्रश्न में कि संलग्न क्षेत्र कितना आधार रेखा से कितना किलोमीटर तक होता है, नॉटिकल मील में ही
दिया रहता है। संलग्न क्षेत्र याद रखना है कि संलग्न क्षेत्र का मंडल 24 नॉटिकल मील और प्रदेशी जल की सीमाएं 12 नॉटिकल मील। और अन्य क्षेत्र मंडल का बात किया जाए तो 200 समुद्र मील, जो 200 समुद्र मील याद रखना है। प्रदेशी 12, संलग्न क्षेत्र 24 और अन्य क्षेत्र मंडल 200 समुद्रीय मील। चलिए आगे देखते हैं कि सेवन सिस्टर भारत के उत्तर पूर्व में स्थित 7 अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा को 7 बहनों वाली राज्य की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर अगर चित्र में दिया जाए तो देखा जाए अरुणाचल प्रदेश, असम। अगर बात किया जाए असम का तो असम हो जाएगा असम मेघालय यहाँ पर है। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा और मिजोरम ये 7 सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। इसमें दे देता है कि इनमें से कौन नहीं है, तो उसमें दिया रहता है सिक्किम दिया रहता है। सिक्किम को हम सेवन सिस्टर में नहीं जोड़ते हैं। सेवन सिस्टर में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को ही जोड़ते हैं, ना कि सिक्किम को नहीं जोड़ते हैं सेवन सिस्टर में। चलिए आगे देखते हैं। चेरापूंजी खासी पहाड़ियाँ स्थित है। खासी पहाड़ियाँ स्थित है, कहाँ स्थित है तो बताना है कहाँ स्थित है। 7 बहनों की संज्ञा दी थी तो चेरापूंजी और खासी पहाड़ियाँ स्थित है मेघालय में। आगे देखते हैं जुड़वा नगर हैदराबाद, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, गांधीनगर, हुबली और धारवाड़ कर्नाटक और भुवनेश्वर। जुड़वा नगर के रूप में अगर भाग के देखा जाए शहर तो हैदराबाद, सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है, अहमदाबाद गांधीनगर को कहा जाता है, हुबली और धारवाड़ को कहा जाता है, कटक और भुवनेश्वर को कहा जाता है। अगर दिल्ली एनसीआर की बात किया जाए, नेशनल कैपिटल रीजन को, तो दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत दिल्ली उसके आसपास के जिलों को शामिल किया गया। विकिपीडिया के अनुसार 24 जिलों को एनसीआर शामिल किया गया, जिसे हम उत्तर प्रदेश में 8, हरियाणा में 14 और राजस्थान में 2 जिला है। एनसीआर का मतलब दिल्ली एनसीआर जो कहता है ना कि हम लोग एनसीआर में रहते हैं दिल्ली, तो एनसीआर कहेंगे किसको, तो दिल्ली के अंतर्गत उसके आसपास जितने भी राज्य के जिलों शामिल किया गया, जैसे विकिपीडिया के अनुसार दिया गया इसमें कि 24 जिलों को एनसीआर शामिल किया गया। तो उसी में से पूछेगा 24 तो जिला एनसीआर में आती है, तो उत्तर प्रदेश के कितने आते हैं उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के कितने आएंगे, उत्तर प्रदेश के 8 और हरियाणा के 14, राजस्थान के 2 जिला आ जाएंगे। 2 जिला में भरतपुर और अलवार को शामिल किया गया है एनसीआर में भारत के। अगर चित्र के अनुसार देखा जाए तो 24 है। अलवार और भरतपुर ये राजस्थान के था। अलवार और भरतपुर राजस्थान का 2 जिला एनसीआर के अंतर्गत आता है। आप इसको स्क्रीनशॉट सकते हैं, 24 है एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखेंगे कि कहता है कि नोट राजस्थान दिल्ली के साथ सीमा नहीं बनाता, ठीक है ना। राजस्थान
दिल्ली के साथ सीमा नहीं बनाता, इसके बावजूद भी 2 जिले एनसीआर के अंतर्गत आता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यह प्रश्न याद रखने के लिए कि एनसीआर के अंतर्गत राजस्थान के 2 जिला भरतपुर और अलवार को रखा गया है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजस्थान दिल्ली के साथ सीमा नहीं बनाती है, भी 2 जिले एनसीआर के अंतर्गत रखा गया है, उसमें भरतपुर और अलवार को। पांडुचेरी की बात किया जाए तो पांडुचेरी इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल 4 जिले हैं जो निम्न है: पांडुचेरी, कराईकल और यमन और माहे। अगर बात किया जाए पांडुचेरी के, पांडुचेरी, कराईकल, यमन और माहे माहे 4 जिला है। पांडुचेरी की बात किया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार भारत के 3 अलग अलग राज्यों में है। भारत के पांडुचेरी है ना, वो तीन अलग अलग राज्यों में है। भारत के 3 अलग अलग राज्यों में है। अगर बात किया जाए आंध्र प्रदेश, यहाँ से यहाँ तक आंध्र प्रदेश है, से तमिलनाडु है, यहाँ केरल है, ठीक। तो ये जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश को अगर मुक्त माना जाए तो आंध्र प्रदेश में यमन है, यहाँ पर यमन। और तमिलनाडु माना जाए तो यहाँ पर तमिलनाडु में दो दो हैं, तमिलनाडु में 2 जिला हैं, पांडुचेरी और कराईकल। खुद पांडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है, और केरल में एक जगह माहे है, केरल में एक जगह माहे है। याद रखना कि केंद्र शासित प्रदेश है जिनका विस्तार 3 अलग अलग राज्यों में निम्न है। आंध्र प्रदेश में एक है कराईकल और पांडुचेरी, चेन्नई में है कराईकल और पांडुचेरी। कराईकल कराईकल और पांडुचेरी तमिलनाडु राज्य में है, और केरल में माहे है। चलिए आगे देखते हैं कि पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों पर देखने को मिलता है। सही है। यहाँ पर हम बताएं, यमन, पांडुचेरी, कराईकल पूर्वी तट पर स्थित है, जो वही माहे पश्चिमी तट पर स्थित है। माहे जो है पश्चिमी तट पर स्थित है केरल में। और कराईकल और पांडुचेरी की बात किया जाए तो तमिलनाडु में है, राज्य में है, पांडुचेरी का जिला है। और यमन की बात किया जाए तो यमन है कहाँ पर, तो यमन हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगर आगे पॉइंट को देखा जाए, आगे पॉइंट को देखते हैं तो पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का संबंध है बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों के साथ। यमन, पांडुचेरी और कराईकल बंगाल की खाड़ी के साथ साथ सीमा बनाता है। कराईकल बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाते हैं, वहीं माहे जो माहे है वो अरब सागर के साथ सीमा बनाती है। याद रखना है कि पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का संबंध बंगाल की खाड़ी से भी है, अरब सागर के दोनों के साथ है। क्यों है, तो क्योंकि यमन जो जिला है पांडुचेरी और कराईकल बंगाल की खाड़ी में है। कराईकल, यमन और पांडुचेरी और कराईकल जो है, यमन आंध्र प्रदेश और पांडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है, तो वो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाती है। वही माहे जो है केरल में, जो माहे है वो अरब सागर से सीमा बनाती है। आगे देखा जाए 1954 में बात बात किया जाए अगर पांडुचेरी की, 1954 में पूर्व पांडुचेरी पर फ्रांसीसी का 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था पांडुचेरी पर फ्रांसीसी का अधिकार अभी कब आज़ाद हुआ, अगर कह रहा है कि 1954 के पूर्व, मैंने पहले अगर 1953 में देखा जाए तो फ्रांसीसी का अधिकार था। अब भारत का अधिकार हो गया 1954 में। 1954 से यह पांडुचेरी फ्रांसीसी का अधिकार था, पूर्व पांडुचेरी का, लेकिन इसके बाद 54 से ही भारत का फ्रांसीसी का अधिकार नहीं रहा। तो याद रखना कि पांडुचेरी के 1954 के पूर्व किसका अधिकार था, तो याद रखना है फ्रांसीसियों का था। यहाँ इस पॉइंट से लिए एक ही है, एक प्रश्न आ सकता है कि 1954 में पांडुचेरी आज़ाद हुआ, मानो कि इसको आज़ाद ही कहेंगे कि पांडुचेरी फ्रांसीसी से अधिकार कब। अगर देखा जाए तो भारत का सबसे प्रसिद्धतम भूभाग प्रायद्वीपीय पठार है। इस प्रायद्वीपीय पठार दक्षिणी भारत है। प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिणी भारत आ जाता है। प्रायद्वीपीय पठार में आगे देखते हैं कि उत्तरी भारत में दक्षिणी में उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर में फैला हुआ है, और तो वहीं पश्चिम से पूर्व में माना जाए तो 2933 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर यहाँ दिया गया है, लिया जाता है इस चित्रण को,
सॉरी, अगर इस चित्रण को देखा जाए तो ये पूरा पृथ्वी है, ये जो है पृथ्वी है लगभग, ठीक है ना। 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री को हम 0 डिग्री विषुवत और भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर कहते हैं। अगर इसका ऊपर देखा जाए, इसके ऊपर देखा जाए तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा करेंगे। अगर इसी नीचे आएंगे दक्षिणी में 23.5 डिग्री साउथ, तो हम इसे मकर रेखा कहेंगे। याद रखना है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ के बाद किया जाए तो कर्क रेखा, अगर 23.5 डिग्री यही नीचे की ओर यानी साउथ के बाद किया जाए तो मकर रेखा कहते हैं। या यही अगर ऊपर की ओर हम 66.5 डिग्री ऊपर जाते हैं तो आर्कटिक वृत्त कहते हैं। अगर ये दक्षिण की ओर आते हैं साउथ में, नॉर्थ में जाएंगे तो आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और नीचे आएंगे तो अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिक, आर्कटिक ऊपर वाला के कहेंगे आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त, और नीचे के कहेंगे साउथ के कहेंगे अंटार्कटिक वृत्त। आइए आगे देखते हैं भारत का विस्तार। भारत का विस्तार है उष्ण और समशीतोष्ण दोनों कटिबंध में है, ठीक। कर्क रेखा के दक्षिण में कटिबंधीय है, तो वहीं कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य का समशीतोष्णीय कटिबंध है। और कहने का पॉइंट, इसका मतलब है कि भारत का जो विस्तार है ना, वो उष्ण उष्ण और समशीतोष्ण दोनों कटिबंध में है। अगर कर्क रेखा के बात किया जाए, कर्क रेखा, अगर कर्क रेखा के बात किया जाए, ऊपर ही दिया गया है यहाँ पर। अगर कर्क रेखा के बात किया जाए, देखो यहाँ पर कर्क रेखा ये है, कर्क रेखा, कर्क रेखा यहाँ भारत है, भारत, इसको मिटा दो। अगर मान लिया जाए कि भारत यहाँ पर, भारत लगभग यहाँ पर है, गुजरात से शुरू होता है कर्क रेखा। यह जिसका यहाँ पर जो कर्क रेखा हो जाएगा, कर्क रेखा यहाँ पर, कर्क रेखा जो भारत से ज़्यादा ऊपर की, अगर ऊपर की ओर हम बात करेंगे भारत का, जो ऊपर की ओर भारत का ऊपर की ओर रहेगा वो विस्तार उष्ण में रहेगा, तथा उस और नीचे उस समशीतोष्ण दोनों कटिबंध भारत में अगर पाए जाते हैं, ठीक ना। कर्क के अगर दक्षिण में स्थित हम भारतीय राज्य का उष्ण कटिबंधीय कहेंगे। अगर दक्षिण में बात किया जाए तो भारत के हम उष्ण कटिबंधीय कहेंगे। अगर ऊपर की बात कहेगा तो उत्तर में हम समशीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। उष्ण कटिबंधीय नीचे वाला के कहेंगे कर्क रेखा के, भारत में कर्क रेखा के नीचे वाला को उष्ण कटिबंधीय, और भारत के ऊपर वाला को हम, ऊपर यानी साउथ वाला ऊपर कर्क रेखा को हम समशीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि कच्छ के रण को कटिवाड़, कच्छ के रण कटिवाड़ प्रायद्वीप को अलग कच्छ की खाड़ी करता है। गुजरात का कंडला बंदरगाह तथा ओखा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अगर बात किया जाए कच्छ के रण को कटिवाड़ा प्रायद्वीप को अलग कच्छ की खाड़ी करता है, ठीक। गुजरात के कंडला बंदरगाह को ओखा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अगर देखा जाए कि कटिवाड़ प्रायद्वीप, कटिवाड़ मतलब समझ रहे हैं ना, गुजरात के जो समुद्र से हिस्सा लगा हुआ है, सीमा जो समुंदर से सटा हुआ, समुद्र का जो सीमा रहता है समुद्र सटा, उसे कटिवाड़ तट कहते हैं। गुजरात के मुख्य भूमि को अलग खंभात के खाड़ी करता है। खंभात के खाड़ी कटिवाड़ प्रायद्वीप को गुजरात के मुख्य भूमि अलग खंभात के खाड़ी करता है। अगर बात किया जाए दमन और दीव के बीच, तो दमन और दीव के बीच खंभात के खाड़ी है। अगर गुजरात के मान लिया जाए कि, अगर गुजरात को मान लिया जाए, गुजरात लगभग ऐसा रहता है, तो गुजरात का जो ये हिस्सा जो अंदर की ओर जाता है उसे ही हम खंभात के खाड़ी कहते हैं। जो खंभात के खाड़ी, ऐसे ही जो अंदर होता है यहाँ दमन और दीप है, दमन दीप, इसी को अंदर जो पानी गया है उसी को हम खंभात के खाड़ी कहते हैं। खंभात के खाड़ी दमन में है, दमन और दीप में है। अगर बात किया जाए दमन और दीप को खंभात के खाड़ी की स्थिति, तो आपके पास एटलस होगा तो ही समझ में आ सकता है।
तो ऐसे तो लगभग कम ही उम्मीद है। आगे देखते हैं कि बीज खंभात की खाड़ी स्थित है। अध्याय 2, भारत भारत की भूगर्भिक संरचना। इसको हम अगला वीडियो में कवर करेंगे। अध्याय 2, भारत की भूगर्भिक संरचना को हम अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको, अध्याय 2 को भारत के। इसमें अध्याय है दिया गया है, हम 13 दिनों में इसको कंप्लीट कर देंगे। 13 दिनों या 10 दिनों लगभग लगेगा। अगर आप अध्याय को पार्ट बाय पार्ट यानी चैप्टर बाय चैप्टर को आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं, जो हम अभी वीडियो बनाए इसको आप ऑब्जेक्टिव में सोल्व करना, उसका भी ऑब्जेक्टिव सोल्व किया जाएगा। इसे आप किया जा सकते हैं, चाहे हमारे द्वारा भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके में आप चिंता लेने की कोई बात नहीं है। आप लोग पहले सब्जेक्टिव उसके पॉइंट को नोट करते रहेंगे। जितना नोट करेंगे, वीडियो देखेंगे, उतना ही जल्दी समझ में आएगा। और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा बनाना पड़ेगा। सब्जेक्टिव पॉइंट को हम देखेंगे, सिर्फ पॉइंट को देखते देखते चलेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको मान लिया जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। इससे इतना पढ़ाई, इससे 2 घंटा करीब हो चुका है, 2.5 घंटा। तो इससे करीब 76-75 क्वेश्चन होगा, जो हम लोग सोल्व करेंगे। आगे अगले दिन करेंगे सोल्व रिलेटेड। चलिए, जय हिंद, जय भारत।